तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे रिवीजन वीडियोस अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। ये जो मेरे नोट्स है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएँगे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जॉइन कर लो। सो विदाउट फर्दर अडू हम आगे बढ़ते हैं और ये पीजीपी का लास्ट रिवीजन लेक्चर है जिसमें आधे घंटे में आपका पूरा समराइज़ हो जाएगा। देखो क्या दे रखा है स्पेकुलेशन बिज़नेस। आप एक क्या कर रहे हो नॉर्मल बिज़नेस कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग का, उसके साथ-साथ आप एक स्पेकुलेशन बिज़नेस कर रहे हो। स्पेकुलेशन बिज़नेस का मतलब क्या है? आपने इंट्राडे ट्रेडिंग का नाम सुना होगा। मतलब बेसिकली होता ये है कि मैं क्या कर रहा हूँ शेयर्स को परचेज़ और सेल कर रहा हूँ। शेयर्स को परचेज़ और सेल कर रहा हूँ विदाउट एक्चुअल डिलीवरी। डिलीवरी ले ली तो वो मेरा स्पेकुलेशन बिज़नेस नहीं है, लेकिन स्पेकुलेशन बिज़नेस का मतलब सरकार ने कहा तो वो क्या दे रखा है परचेज़ एंड सेल ऑफ एनी शेयर्स या कमोडिटीज़ इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग एनी कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी हो सकती है, कोई भी स्टॉक हो सकता है विदाउट एक्चुअल डिलीवरी। आप एक्चुअल डिलीवरी नहीं ले रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो स्पेकुलेट कर रहे हो, सट्टा लगा रहे हो। तो सरकार ने कहा कि अगर आप क्या कर रहे हो सट्टाबाजी कर रहे हो तो जो भी सट्टाबाजी का बिजनेस है उसको हम सेपरेट बिजनेस मानेंगे। इसका मतलब ये है कि भाई आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अलग रहेगा, सट्टे वाला बिजनेस अलग रहेगा। अच्छा, ये जो सट्टे वाले बिजनेस का लॉस है ना, आप ये नॉर्मल बिजनेस से सेट ऑफ नहीं कर सकते। आप आगे जाके अपन एक और चीज पढ़ेंगे कि जो स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है ये सिर्फ 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। अच्छा, अपन ने ये चीज पढ़ा कि है ना कि भाई जो नॉर्मल बिजनेस का लॉस है वो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है। तो सरकार ने कहा कि अगर आप स्पेकुलेशन बिजनेस कर रहे हो तो उसको डिस्टिंक्ट बिजनेस माना जाएगा, उसको आप इसके साथ मर्ज नहीं कर सकते, उसका प्रॉफिट अलग से हम कैलकुलेट करेंगे। तो स्पेकुलेशन बिजनेस मस्ट बी डीम्ड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम एनी अदर बिजनेस। इधर तक कहानी समझ आई। फिर देखो इन लोगों ने क्या कहा कि भाई स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस को आप नॉर्मल बिजनेस के लॉस से सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस को अपन किससे सेट ऑफ कर सकते हैं? ओनली फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस। अच्छा, एक और चीज़ समझना, सरकार ने हमें एक चीज़ बताई थी कि भाई स्पेकुलेशन ट्रांज़ैक्शन का मतलब क्या है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, सेल या परचेज़ कर रहा हूँ शेयर्स का विदाउट एक्चुअल डिलीवरी। इधर तक कहानी समझ आई। लेकिन सरकार ने एक एक्सेप्शन दिया कि मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है? और मैं क्या कर रही हूँ मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस कर रही हूँ या ट्रेडिंग का बिज़नेस कर रही हूँ। अच्छा, मैंने क्या करा अगर साइड में 1-2 शेयर सिर्फ परचेज़ कर लिए और भले ही मैंने एक्चुअल डिलीवरी ले ली शेयर्स की, तो सरकार ये कहती है कि भले ही आप क्या कर रहे हो शेयर्स की एक्चुअल डिलीवरी ले रहे हो, लेकिन अगर आपने अपने नॉर्मल बिज़नेस के साथ शेयर्स को खरीद लिया तो हम ये मान लेंगे, हम डीम कर लेंगे कि आप क्या कर रहे हो स्पेकुलेशन बिजनेस कर रहे हो, फिर उसको आपको जो है सेपरेट मानना पड़ेगा। तो पढ़ना, मेरा पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज। क्या कर रहा हूं मैं? दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद रहा हूं और ये क्या है? मेरा पार्ट ऑफ बिजनेस है। मेरा पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी कंसिस्ट इन परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज सच अ कंपनी। मतलब क्या है कि पार्ट है, इसका मतलब ये है कि भाई एक तरफ मैं क्या कर रहा हूँ नॉर्मल बिजनेस कर रहा हूँ। अच्छा, उसी बिजनेस में मैंने क्या करा बेसिकली कुछ कंपनी के शेयर्स कर लिए, खरीद लिए। तो सरकार कहती है such a company shall be deemed to be carrying on speculation business to the extent to which the business consists of purchase and sale of shares even though the contract consists of actual delivery। तो इधर तक कहानी समझ में आई कि भाई अगर आप एक नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो और नॉर्मल बिजनेस के साथ अगर आपने किसी भी कंपनी का एक भी शेयर खरीद लिया तो सरकार क्या कहेगी कि भाई आप स्पेकुलेशन बिजनेस कर रहे हो, इसको आप जो है सेपरेट मानो। अच्छा, भले ही हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल डिलीवरी लेके शेयर्स को खरीद रहे हैं। अच्छा, अपन ने ऊपर एक चीज पढ़ी थी कि स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि मैं एक्चुअल डिलीवरी नहीं लेता हूँ। फॉर एग्जांपल वो क्या हो जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। लेकिन देखना, ये डीमिंग प्रोविजन किस पे एप्लीकेबल नहीं है? ये डीमिंग प्रोविजन किस पे एप्लीकेबल नहीं है भाई? जिसका काम ही क्या है बिजनेस, जिसका काम ही क्या है शेयर्स में ट्रेडिंग करना। तो जिस कंपनी का काम है शेयर्स में ट्रेडिंग करना, नेचुरल बिजनेस उसका वही है, तो ये डीमिंग प्रोविजन उस पे नहीं लगेगा। ये डीमिंग प्रोविजन उस पे नहीं लगेगा। नंबर 2 पॉइंट क्या दे रखा है? बैंकिंग कंपनीज। जो बैंकिंग कंपनीज होती है वो क्या कर सकती है? कंपनी के शेयर्स को परचेज या सेल कर सकती है बिकॉज़ बैंक के पास क्या होता है पैसा डिपॉजिट आता है। अच्छा, बैंक को क्या करना पड़ता है? बैंक को बेसिकली बैंक ने डिपॉजिट लिया, बैंक को लोन देना पड़ता है। अच्छा, जो बैंक के पास डिपॉजिट आया वो क्या करती है? कहीं न कहीं इन्वेस्ट कर देती है ताकि उसको पैसा मिल सके। तो सरकार ने कहा कि भाई बैंकिंग कंपनी ऐसा कर सकती है, ठीक है? बैंकिंग कंपनी अगर क्या कर रही है परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स कर रही है इन एडिशन टू देयर नॉर्मल बैंकिंग बिजनेस, तो भी हम ये मानेंगे नहीं कि वो स्पेकुलेशन बिजनेस कर रहे हैं। इसके अलावा किसी कंपनी का बिजनेस ही क्या है? किसी कंपनी का बिजनेस क्या है? लोन से एडवांसेस देना। तो किसी कंपनी का क्या है? बिजनेस है लोन से एडवांसेस देना। तो उस केस में भी सरकार ने कहा कि भाई अगर ऐसी कंपनी क्या कर रही है कि किस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रही है साइड साइड में, तो हम ये नहीं मानेंगे कि ये स्पेकुलेशन बिजनेस कर रही है। तो इधर तक हमने सबसे पहले तो ये देखा कि अगर क्या कर रही है कोई कंपनी, किसी कंपनी के बिजनेस का पार्ट क्या है सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स है, तो हम ये क्या मान लेंगे कि वो स्पेकुलेशन बिजनेस कर रही है और उस स्पेकुलेशन बिजनेस को सेपरेट ट्रीट करा जाएगा। इसका मतलब ये है कि स्पेकुलेशन बिजनेस से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो सेपरेटली निकाला जाएगा और अगर लॉस आया तो उस लॉस को आप इधर से सेट ऑफ नहीं कर सकते। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस किससे सेट ऑफ हो सकता है? ओनली फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस। फिर हमने बताया, हमने देखा कि भाई ये डीमिंग प्रोविजन जो है किस पे एप्लीकेबल नहीं है। तो जिस कंपनी का बिजनेस क्या है? बैंकिंग का बिजनेस है, जिस कंपनी का बिजनेस शेयर्स में ट्रेडिंग करना है, या फिर जिस कंपनी का बिजनेस है ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। एक और चीज देखना, जिस कंपनी की टोटल इनकम किससे आ रही है? जिस कंपनी की टोटल इनकम पीजीईपी नहीं है। तो जिस कंपनी की टोटल इनकम क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, आईएफओएस या फिर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो जो पीजीईपी काम कर ही नहीं रही है, मतलब जिसका बिजनेस ही नहीं है, अगर वो क्या कर रही है शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो फिर हम उसको स्पेकुलेशन बिजनेस के साथ ट्रीट नहीं करेंगे। इधर तक पूरी कहानी समझ में आ गई आपको? ईजी था। फिर देखना कौन-कौन से ट्रांज़ैक्शन स्पेकुलेटिव ट्रांज़ैक्शंस नहीं माने जाएँगे। तो अभी अगर आपने देखा हो तो एफएनओ का चलन बहुत चल रहा है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो सरकार ने कहा कि अगर आप क्या करते हो डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करते हो इन रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो आपने देखा होगा अपस्टॉक, ज़ेरोधा, ग्रो, इन सब पे क्या कर रहे हो एफएनओ में ट्रेडिंग कर रहे हो। तो सरकार कहती है कि अगर आप क्या कर रहे हो डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग कर रहे हो और रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे कर रहे हो, तो सरकार ने कहा कि ये स्पेकुलेटिव बिज़नेस नहीं है, ये नॉर्मल बिज़नेस की तरह ट्रीट करा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
तो अगर आप एफ-एन-ओ में ट्रेड कर रहे हो तो नॉर्मली आपको ये सुनने में आता होगा कि भई एफ-एन-ओ का मतलब क्या है स्पेक्युलेटिव बिज़नेस, लेकिन इनकम टैक्स में वो स्पेक्युलेटिव बिज़नेस ट्रीट नहीं करा जाता, उसको नॉर्मल बिज़नेस की तरह ट्रीट करते हैं। अच्छा, नॉर्मल बिज़नेस और स्पेक्युलेशन बिज़नेस में डिफरेंस क्या मैंने आपको समझाया कि भई स्पेक्युलेशन बिज़नेस का जो लॉस होता है वो सिर्फ 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है, नॉर्मल बिज़नेस का 8 साल तक। स्पेक्युलेशन बिज़नेस का लॉस आप इस नॉर्मल बिज़नेस के लॉस से नॉर्मल बिज़नेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं कर सकते, राइट? फिर देखना, अगर आप क्या कर रहे हो कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करते हो तो सरकार कहती है कोई दिक्कत नहीं, हम उसको स्पेक्युलेटिव ट्रांज़ैक्शन नहीं मानेंगे, बट कंडीशन क्या है उसमें वो व्हिच इज़ चार्जेबल टू सीटीटी, कमोडिटी ट्रांज़ैक्शन टैक्स लगना चाहिए। तो कोई भी कमोडिटी डेरिवेटिव जिस पे क्या लग रहा है सीटीटी लग रहा है, तो सरकार ने कहा कि वो क्या होगा स्पेक्युलेटिव ट्रांज़ैक्शन नहीं माना जाएगा। अच्छा देखो, एग्रीकल्चर कमोडिटी डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग कर रहे हो आप, एग्रीकल्चर कमोडिटी डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग कर रहे हो आप, तो सरकार ने कहा कि वो स्पेक्युलेटिव ट्रांज़ैक्शन नहीं है। इवन दो एसटीटी इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन देम। सो चार्जेबिलिटी ऑफ एसटीटी इज़ नॉट एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चर कमोडिटी डेरिवेटिव्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, अपन पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ अकाउंटिंग। अपने अकाउंट्स में पढ़ रखा होगा कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। एक तो होता है कैश सिस्टम और एक होता है मर्केंटाइल सिस्टम। तो सरकार कहती है कि जो अपने 5 हेड होते हैं, कौन-कौन से? सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, पीजीईपी हो गया, फिर कैबियंस हो गया और आईएफओएस हो गया। तो सरकार ने बेसिकली कहा कि जो आपका पीजीईपी और जो आईएफओएस हेड है, कौन-सा हेड है? पीजीईपी और आईएफओएस हेड, उसमें आप क्या कर सकते हो? उसमें इनकम को कंप्यूट कर सकते हो ईदर विद कैश और मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो? कैश या मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो, व्हिच इज़ रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय द एसएससी। इधर तक कहानी समझ में आई? अच्छा लेकिन देखना कुछ ऐसी इनकम है जो सरकार ने कहा कब टैक्सेबल होगी, उसके एक्सप्लेनेशन दिए। फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द एसएससी ऑन कंपनसेशन या एनहांस्ड कंपनसेशन शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द ईयर इन व्हिच इट इज रिसीव्ड। तो ये जो कंपनसेशन और एनहांस्ड कंपनसेशन है, ये जब हम कैपिटल गेन्स पढ़ेंगे, तो बेसिकली अपन क्या करेंगे, कैपिटल गेन्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जब आपको समझ में आएगा कि भाई किस किस पे मुझे कंपनसेशन मिलता है, किस पे मुझे एनहांस्ड कंपनसेशन मिलता है। तो बेसिकली होता ये है, कैपिटल गेन में सरकार ने कोई मेरी प्रॉपर्टी क्या कर ली, कंपल्सरी एक्वायर कर ली, जबरदस्ती एक्वायर कर ली, तो सरकार मुझे क्या देती है? कंपनसेशन देती है। अच्छा, सरकार ने कहा कि भाई अगर इस कंपनसेशन या एनहांस्ड कंपनसेशन पे आपको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो अक्रूवल बेसिस पे टैक्सेबल नहीं होगा, वो कब टैक्सेबल होगा? जिस साल आपको मिल गया है। सो व्हेन इट इज रिसीव्ड। फिर देखना, assistance in the form of subsidy, a grant or cash incentive or duty drawback or waiver या concession or reimbursement shall be deemed to be the income of the previous year in which it is received। सरकार ने आपको कोई सब्सिडी दे दी, ग्रांट दे दी, कैश में असिस्टेंस दे दिया, तो सरकार ने कहा कि भाई ये जब आपको मिल जाएगा ना, जब उस साल हम टैक्सेबल करेंगे, अक्रूवल बेसिस पे आपको टैक्सेबल नहीं करेंगे, अक्रूवल बेसिस पे आपको टैक्स नहीं देना है। फिर एक चीज समझना, क्लेम फॉर एस्केलेशन ऑफ प्राइस इन द कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपोर्ट इंसेंटिव शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन व्हिच रीजनेबल सर्टेनिटी ऑफ इट्स रियलाइजेशन इज अचीव्ड। क्या मतलब है इसका? एस्केलेशन इन द प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि भाई आपने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में चीज पढ़ रखी होगी कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, सामने वाला क्या है? पर्सन, सामने वाला बंदा मुझसे काम करा रहा है। अच्छा, हम क्या करते हैं? अग्रीमेंट करते हैं, मैं उसको बोलता हूँ कि भाई देख, मैं 2 साल के लिए तेरे लिए क्या करूंगा, एक बिल्डिंग को बना के दूंगा, इसकी प्राइस कोटेशन ये है। लेकिन मैं सामने वाले को एक और चीज कहता हूँ कि भाई देख, अगर फ्यूचर में क्या होता है, माल वाल का प्राइस बढ़ जाता है ना, तो मैं अपने जो प्राइस है उसको भी बढ़ा दूंगा, ताकि मेरे को नुकसान ना हो। तो सामने वाला बिल्डर बोलता है ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एस्केलेशन ऑफ प्राइस इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मैं बिल्डर हूं, मैंने क्या करा? एस्केलेशन ऑफ प्राइस इन द कॉन्ट्रैक्ट का क्या करा? क्लेम करा। तो सरकार कहती है कि भाई जिस साल रीजनेबल सर्टेनिटी हो जाए ना, रीजनेबल सर्टेनिटी मतलब आप श्योर हो जाओ कि भाई मुझे पैसा मिलेगा, उस साल क्या करना? आप उसको टैक्सेबल कर देना, उस साल आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, भले ही आपको पैसा बाद में मिल रहा है। इधर तक पूरी कहानी समझ में आ गई आपको? अच्छा, अब देखना, अपन एक चीज पढ़ने जा रहे हैं, आईसीडीएस, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। बेसिकली होता ये है कि जो भी अपन क्या कर रहे हैं, 5 हेड में इनकम कंप्यूट कर रहे हैं, तो सरकार ने क्या बना रखे हैं? इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स बता रखे हैं, जो बेसिकली अपने को क्या करते हैं? गाइडलाइंस देते हैं। अपन ने क्या पढ़ रखा है? अकाउंट्स में एएस पढ़ रखा होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फिर अपन ने एफआर में इंड एस पढ़ रखा है, तो उसी तरह से इनकम को कैलकुलेट करने के लिए सरकार ने कुछ गाइडलाइंस दे रखी है, जिसको अपन कहते हैं आईसीडीएस। तो एएस, इंड एस और आईसीडीएस। एएस हो गया अकाउंट्स में, इंड एस हो गया किसमें? एफआर में, आईसीडीएस क्या हो गया? इनकम टैक्स में हो गया। तो देखना, आईसीडीएस किसके लिए होता है? आईसीडीएस सरकार कहती है हम आपको बताएंगे, तरीका बताएंगे जिससे कि आप इनकम कैलकुलेट करो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए आईसीडीएस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट अपन किससे मेंटेन करते हैं? एएस मेंटेन करते हैं, इंड एस से मेंटेन करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो देखो आईसीडीएस अपन मैंने आपको बताया कि भाई किसके लिए होता है? इनकम को कंप्यूट करने के लिए होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए नहीं होता। अच्छा, आईसीडीएस किस पे एप्लीकेबल है? सरकार ने कहा आईसीडीएस सारे एसएससीज पे एप्लीकेबल है, जो क्या कर रहे हैं? मैकेनिकल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, मतलब अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं फॉर पीजीईपी एंड आईएफओएस। अच्छा, आईसीडीएस किस पे एप्लीकेबल नहीं है? सरकार ने कहा इंडिविजुअली एचयूएफ जिसको 44 एबी के अंदर ऑडिट नहीं करानी, उस पे जो है आईसीडीएस एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो आईसीडीएस एप्लीकेबल है सारे एसएससी पे एक्सेप्ट इंडिविजुअली एचयूएफ जिसको 44 एबी के अंदर ऑडिट नहीं करानी। 44 एबी बोले तो टैक्स ऑडिट। अच्छा, और किस पे एप्लीकेबल है? सारे एसएससी पे फॉलोइंग मैकेनिकल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉर पीजीईपी एंड आईएफओएस। 10 तरह के आईसीडीएस दे रखे हैं, नाम पढ़ लेना, कुछ काम के नहीं है ये। 10 तरह के आईसीडीएस अपने पास, ये कुछ इंपॉर्टेंट आईसीडीएस मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले अपन एक चीज समझते हैं, एक होता है अपना क्या? इनकम टैक्स एक्ट। एक होता है इनकम टैक्स एक्ट, एक होता है अपना इनकम टैक्स रूल्स, और एक होता है अपना, एक हो गया इनकम टैक्स एक्ट, एक हो गया इनकम टैक्स रूल, और एक हो गया अपना आईसीडीएस। आईसीडीएस अपन पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स का मतलब है जो अपन पूरा डीटी पढ़ रहे हैं, और इसके अलावा रूल्स का मतलब क्या होता है कि बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जिनको सरकार को क्लैरिफाई करना पड़ता है कि भाई आपको इसको इस तरह से अप्लाई कर दो, तो वो रूल्स के अंदर डिफाइंड होते हैं। तो सरकार ने कहा कि भाई अगर इनकम टैक्स एक्ट और आईसीडीएस के बीच में कोई कंफ्लिक्ट होता है, तो क्या प्रिवेल करेगा? एक्ट प्रिवेल करेगा, क्योंकि एक्ट क्या है? मेरी सुप्रीम अथॉरिटी है। अच्छा,
आपने इंडेक्स 21 पढ़ रखा होगा एफआर में, द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, सब कुछ सेम है। मुझे एक चीज बताओ कि भाई जो मॉनेटरी आइटम्स होते हैं उसका एक्सचेंज डिफरेंस कहाँ जाता है? पीएनएल में जाता है। तो सेम चीज हो गई। फिर एक चीज बताना, नॉन मॉनेटरी आइटम्स को आप कैसे वैल्यू करते हो? ऑन विद द एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, सेम चीज है, विद द एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। अच्छा, अपना जो मॉनेटरी आइटम्स होता है उसको अपन ईयर एंड पे कैसे कन्वर्ट करते हैं? इंडेक्स 21 में क्लोजिंग रेट से, एग्जैक्टली वही सेम चीज आ गई इधर। फिर देखना, अपनी जो इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री को अपन कैसे वैल्यू करते हैं? कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। तो इन्वेंट्री मेरी क्या होती है? नॉन मॉनेटरी आइटम होती है। अच्छा, मैं आपको मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने एफआर में इंडेक्स 21 पढ़ रखा होगा, तो आपको मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स की मतलब पता होगा, राइट? तो मेरा इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री मेरा नॉन मॉनेटरी आइटम होता है। अच्छा, नॉन मॉनेटरी आइटम इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करता हूँ? कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। तो सरकार कहती है कि अगर आपकी कोई फॉरेन में इन्वेंट्री पड़ी है तो आपने क्या करा होगा? कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर पे उसको वैल्यू कर रखा होगा। तो सरकार ये कहती है कि जिस दिन आपने ये वैल्यूएशन करा उस दिन की एक्सचेंज रेट पे आप क्या करो? इन्वेंट्री को कन्वर्ट कर लो। तो देखो क्या दे रखा है? एक्सचेंज रेट दैट एक्जिस्टेड व्हेन द वैल्यू वाज डिटरमाइंड, और कौन सी वैल्यू? एनआरवी जब आपने डिटरमाइन करी थी उस बेसिस पे आप क्या करो? इसको कन्वर्ट कर लो। अच्छा, फिर अपन चलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट पे। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, गवर्नमेंट ग्रांट अपन कब रिकॉग्नाइज करेंगे? तो सरकार ने कहा कि भाई अपने को गवर्नमेंट ग्रांट कब रिकॉग्नाइज करनी है? जब आपके पास क्या हो? रीजनेबल एश्योरेंस हो कि भाई आप क्या करोगे? कंडीशंस को कंप्लाई करोगे। सरकार ने कुछ कंडीशंस बताई, आपको लगता है कि भाई मैं इस कंडीशन को कंप्लाई कर दूंगा, मुझे पैसा मिलेगा। अगर ऐसे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आप गवर्नमेंट ग्रांट को क्या करो? रिकॉग्नाइज कर लो। So it requires recognition of government grant when there is a reasonable assurance that the person shall comply with the conditions attached to them and grant shall be received। ठीक है, दो कंडीशन फुलफिल कर ली। क्या क्या कंडीशन? कि भाई आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी, एंड नंबर 2 आप क्या करोगे? कंडीशंस को कंप्लाई करोगे, तो आपको जो है गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज कर लेना है। इधर तक कहानी समझ में आ गई। हाउएवर, रिकॉग्निशन शैल नॉट बी पोस्टपोन बियॉन्ड द डेट ऑफ एक्चुअल रिसीट। आज की डेट पे मुझे ये पता चला कि मैं कंडीशन को कंप्लाई कर दूंगा, ठीक है, या फिर ऐसा अज्यूम करो कि आज की डेट पे मुझे जो है लगा कि मुझे गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाएगी और एक्चुअल में मुझे मिल भी गई, लेकिन मुझे ये एश्योरेंस नहीं है कि मैं कंडीशन को कंप्लाई करूंगा कि नहीं करूंगा, लेकिन पैसा तो मुझे मिल गया ना। तो सरकार कहती है कि अगर आपको पैसा मिल गया तो टैक्सेबल होगा ही वो। तो रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट शैल नॉट बी पोस्टपोन्ड बियॉन्ड द डेट ऑफ एक्चुअल रिसीट। अगर मुझे आज की डेट पे पैसा मिल गया तो मुझे टैक्सेबल करना पड़ेगा, फिर मैं ये दोनों कंडीशन को चेक नहीं करूंगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज समझते हैं अपन, गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड टू डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट अपन क्या करेंगे? कॉस्ट में से रिड्यूस कर देंगे। सो गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट हम क्या करेंगे? कॉस्ट में से रिड्यूस कर देंगे। कौन सी कॉस्ट में से? मैंने कोई एसेट एक्वायर करी 100 करोड़ की, सरकार ने मुझे जो है 20 करोड़ का क्या दे दिया? गवर्नमेंट ग्रांट दे दिया। तो एक तरीका ये हो सकता था कि भाई मैं 100 करोड़ को सेपरेटली दिखा के उस पे डेप्रिसिएशन क्लेम करता रहूं। अच्छा, डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगा, फिर मैं क्या करूं? जो मुझे सेपरेट गवर्नमेंट ग्रांट मिली है उसको मैं क्या कर दूं? उसको बेसिकली मैं जो है पीएनएम ले जाऊं। तो आपने इंडेक्स 20 पढ़ रखा होगा, इंडेक्स 20 में गवर्नमेंट ग्रांट का यही चीज बताता है ना कि अपन अपने पास दो मेथड होते हैं, कॉस्ट में से कम कर दो या फिर क्या कर दो? डिफर कर दो। तो सरकार ने कहा इनकम टैक्स में आपको डिफर करने का ऑप्शन नहीं दे रहे, इनकम टैक्स में आपको जो है कॉस्ट में से कम करना पड़ेगा और फ्यूचर में क्या करो? कम डेप्रिसिएशन लेना। तो अपन ये जो आईसीडीएस पढ़ रहे हैं सब कुछ किससे सेम है? अपने इंडेक्स से सेम है। तो अपन ने इंडेक्स 20 में यही पढ़ रखा है ना कि अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है रिलेटेड डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट, तो आपके पास दो तरीके होते हैं, कॉस्ट में से कम कर दो या फिर डिफर कर दो। डिफर कर दो ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट, और फिर अपन उसको पेन में लेके जाएंगे इन द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। ये अपन बात कर रहे हैं एफआर की। इनकम टैक्स में सरकार कहती है हम दो तरीके नहीं दे रहे हैं, आपको क्या करना है? कॉस्ट में से रिड्यूस करना है। सरकार कहती है नॉन डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट, आपका क्या है? नॉन डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट है, तो उसके अपन गवर्नमेंट ग्रांट किस तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे? तो सरकार ने कहा कि भाई नॉन डिप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट की ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट आप क्या करोगे? एज अ इनकम रिकॉग्नाइज कर दोगे गवर्नमेंट ग्रांट को। सो ग्रांट रिलेटिंग टू डेप्रिसिएबल नॉन डिप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट, ठीक है, इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम ओवर द सेम पीरियड ओवर विच द कॉस्ट ऑफ मीटिंग सच ऑब्लिगेशन इज चार्ज टू इनकम। सेम जो मैंने आपको बताया किसमें होता है? अपना इंडेक्स 20 में होता है, सेम चीज जरूरी है। फिर देखना, गवर्नमेंट ग्रांट्स रिसीवेबल एज अ कंपेंसेशन, गवर्नमेंट ग्रांट्स रिसीवेबल एज कंपेंसेशन फॉर एक्सपेंसेस और लॉस incurred in the previous year or for the purpose of giving immediate financial support to a person with no further related cost is to be recognized as income of the period in which it is received। मतलब बेसिकली सरकार ने कहा कि भाई हम आपको कोई गवर्नमेंट ग्रांट दे रहे हैं, आपने कोई खर्चा कर दिया, अब हम आपको गवर्नमेंट ग्रांट दे रहे हैं। तो सरकार अपन ने इंडेक्स 20 में भी ये चीज पढ़ रखी है कि अगर आपको कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है विदाउट एनी कंडीशन तो कहाँ जाएगी? पीएनएल जाएगी। तो सेम चीज बता रखी है सरकार ने कि आपको कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है विदाउट एनी कंडीशन तो कहाँ चली जाएगी? जिस साल आपको रिसीवेबल है, जिस साल आपको क्या है? रिसीवेबल है, नॉट रिसीव। जिस साल आपको लगता है रिसीवेबल है उस साल अपन क्या करेंगे? उसको पीएनएल के अंदर क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिली है एज अ कंपेंसेशन फॉर एक्सपेंसिव लॉसेस जो आप क्या कर चुके हो? ऑलरेडी इनकर कर चुके हो, या फिर आपको मिली है गवर्नमेंट ग्रांट फॉर इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट। मतलब बेसिकली अगर आपको कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है विदाउट एनी कंडीशन, तो जैसे इंडेक्स 20 में होता है विदाउट एनी कंडीशन, अगर आपको कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिली तो सीधी सीधी पीएन में चली जाएगी। सेम चीज अपने को इधर करनी है, अपने को कहाँ डाल देना है? उसको पीएन में डाल देना है। अच्छा, बोरिंग कॉस्ट मैंने आपको समझाया था, बोरिंग कॉस्ट में दो चीजें थी, अगर एसेट से रिलेटेड है तो पुट टू यूज तक का क्या होगा? कैपिटलाइज होगा, बाकी पीएन में चला जाएगा। सेम चीज इन लोगों ने इधर कह रखी है। अब कुछ नोट्स देखते हैं अपन। अपन ने प्रेजेंटिव टैक्सेशन पढ़ा था, 44 ईडी पढ़ा था, ईडीए पढ़ा था, एई पढ़ा था। सरकार ने कहा कि भाई जो आईसीएस है वो इन पे भी अप्लाई होंगे। फिर देखना, मैंने आपको बताया था कि भाई क्या होता है अपना, एक तो इनकम टैक्स एक्ट होता है, इनकम टैक्स रूल्स होता है, और उसके अलावा एक और तीसरी चीज होती है आईसीडीएस। तो सरकार ने कहा कि अगर रूल्स और आईसीडीएस में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर कौन प्रिवेल करेगा? रूल्स प्रिवेल करेंगे, क्योंकि आईसीएस सबसे नीचे आता है। आईसीडीएस shall not apply for computation of MAT, however apply for computation of AMT। अच्छा, मैट क्या होता है? मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो मैट एंड एएमटी अपन बाद में जाके पढ़ेंगे। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई आईसीडीएस किस पे अप्लाई होता है?
आईसीएस बेसिकली एएमटी पे अप्लाई होता है, मैट पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि मैट जो अपन निकालते हैं वो बुक प्रॉफिट्स निकालते हैं, बुक प्रॉफिट्स कंपनी के अकॉर्डिंग निकलती है, जो अपन मैट के चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज समझाना मुझे, अपन क्या करते हैं, मैंने आपको एक चीज बताई कि अगर आपने क्या करा, कोई एसेट खरीदा और अगर पुट टू यूज तक का बोरिंग कॉस्ट है, पुट टू यूज तक का बोरिंग कॉस्ट है, तो अपन क्या करते हैं, बेसिकली उसको कैपिटलाइज करते हैं, मतलब एक्चुअल कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। लेकिन सरकार ने कहा कि अगर आपका ये जो पुट टू यूज तक का बोरिंग कॉस्ट है, अगर पुट टू यूज तक का बोरिंग कॉस्ट क्या हो रहा है, डिसला हो रहा है, कहां पर डिसला हो रहा है, 40A1 में। मतलब मैंने क्या करा, बोरिंग कॉस्ट पे करा बिना टीडीएस को रिजेक्ट करे। 43B में, मतलब मैंने एक्चुअल में पे ही नहीं करा। तो सरकार ने कहा कि भाई अपन जो कैपिटलाइज करेंगे उस बोरिंग कॉस्ट को, उसमें से वो बोरिंग कॉस्ट हटा देना जो डिसअलाउड है। कौन सा डिसअलाउड है, जो 43B, 40A1, 40A1A या 40A2B में डिसअलाउड है। 40A2B क्या था, बेसिकली मैं अपने कुछ स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट कर रहा था जो एक्सेसिव पेमेंट था। तो बेसिकली बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड shall exclude those borrowing costs जो disallowed है under the specific provisions of the act। 14A अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो बेसिकली जो बोरिंग कॉस्ट डिसअलाउड है, जो बोरिंग कॉस्ट डिसअलाउड है वो कैपिटलाइज भी नहीं होगी। एक और चीज समझना, आपने कोई सिक्योरिटी बेची है, कब बेची है, 30 अप्रैल को बेची है। आपने कोई सिक्योरिटी क्या करा, 30 अप्रैल को बेच दी, कब, 30 अप्रैल 2023 को बेच दी। अच्छा, एक और चीज समझना, इंटरेस्ट पेमेंट कब होता है, दिसंबर और जून के अंदर होता है। सो इंटरेस्ट पेमेंट होता है बेसिकली मेरा दिसंबर और जून के अंदर। फिर एक्चुअल डेट ऑफ रिसिट ऑफ इंटरेस्ट इज 30 जून 2023। अब मुझे एक चीज बताओ, आपने कोई सिक्योरिटी है 30 अप्रैल को बेच दी, अच्छा इंटरेस्ट कब मिलेगा आपको, 30 जून को मिलेगा। तो सीधी सी बात है कि 30 अप्रैल तक का इंटरेस्ट आपने क्या करा होगा, पीएनएल में अक्रूवल बेसिस पे, इसको अक्रूवल बेसिस पे टैक्सेबल कर दिया होगा। तो इसमें दे रखा है इंटरेस्ट ऑन अक्रूवल बेसिस हैव बीन अकाउंटेड एज इनकम एज एट 31 इन 2023। मैंने आपको बताया ना कि भाई 30 अप्रैल तक का इंटरेस्ट बेसिकली आपने क्या करा होगा, अक्रूवल बेसिस पे अपनी किताबों में बुक कर लिया होगा, अपन यही करते हैं ना। तो अब आपने क्या करा, इंटरेस्ट को भेज दिया। अच्छा, आपने 30 अप्रैल तक बेसिकली इंटरेस्ट को टैक्सेबल करके उस पर टैक्स पे करा होगा। अब आपने जब इंटरेस्ट को भेज दिया, सॉरी सिक्योरिटी को भेज दिया, तो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि भाई क्या टैक्स पेयर शैल बी परमिटेड टू क्लेम डिडक्शन ऑफ सच इंटरेस्ट दैट इज ऑफर्ड टू टैक्स बट नॉट रिसीव व्हाइल कंप्यूटिंग द कैपिटल गेन। तो आंसर है यस, द अमाउंट ऑलरेडी टैक्सेस इंटरेस्ट इनकम ऑन अक्रूवल बेसिस शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच सेल। तो बेसिकली कैपिटल गेन से रिलेटेड है ये टॉपिक, जो है कैपिटल गेन से रिलेटेड है। अगर आपको कैपिटल गेन का थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो अपन क्या करते हैं, आपको बता देता हूँ। एक मेरा होता है सेल, इधर मैं लिख ही देता हूँ आपके लिए। एक तो होता है मेरा क्या, एक तो मेरी होती है सेल्स, उसमें से मैं क्या करता हूँ, कॉस्ट ऑफ एसेट को लेस कर देता हूँ बेसिकली। तो मेरा क्या निकल के आ जाता है, कैपिटल गेन निकल के आ जाता है। इसको थोड़ा हटा देते हैं। ऐसा समझ लो कि भाई एक तो मेरी सेल होती है, उसमें से मैंने क्या करा, ट्रांसफर एक्सपेंस लेस करे। अच्छा, मेरी क्या गई, नेट सेल्स आ गई। ओ, मैंने आपको बताया कि भाई आपने करा सेल, कुछ ट्रांसफर एक्सपेंस होंगे, तो हो गया नेट सेल कंसिडरेशन। में क्या करता हूँ, कॉस्ट ऑफ एसेट को लेस कर देता हूँ, तो मेरा क्या निकल के आ जाता है, कैपिटल गेन। तो फॉर एग्जांपल मेरी 100 रुपए की मैंने बेची, एसेट मेरा था 50 रुपए का, तो मेरी कैपिटल गेन कितना निकल गया, 50। तो बेसिकली सरकार यही कह रही है कि जब आपने सिक्योरिटी को बेचा, ठीक है, और जो आपने इंटरेस्ट ऑलरेडी टैक्सेबल कर दिया, क्या मुझे उस पर वापस टैक्स पे करना पड़ेगा क्या। तो मुझे एक चीज बताओ कि भाई जो आपको इंटरेस्ट मिला ही नहीं, जो आपको इंटरेस्ट मिला ही नहीं, तो क्या आपको उस पर टैक्स देने की जिम्मेदारी है, नहीं है। तो सरकार ने कहा कि जब आप कैपिटल गेन निकाल रहे हो, जब आप क्या करो, प्रॉपर्टी को बेचोगे, जब आप सिक्योरिटी को बेचोगे, जब आप सिक्योरिटी को बेचोगे तो आपका कैपिटल गेन्स निकल के आएगा। अच्छा, कैपिटल गेन्स निकल के आ रहा है, इसका मतलब ये है कि भाई आपको इस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पे आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हो, जो कि आपको पे करना नहीं चाहिए था क्योंकि आपको मिला नहीं। तो सरकार ने कहा कैपिटल गेन्स निकालते समय इस इंटरेस्ट को लेस कर देंगे ताकि इतने अमाउंट पे आपको कम टैक्स पे करना पड़े। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और चीज देखना, अपन को बताया कि भाई इन्वेंट्री कैसी वैल्यू होती है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी की वैल्यू होती है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, अपन जब इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं इंडियस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो मैं जीएसटी जो है, जीएसटी को क्या बुक करता हूँ अपने इन्वेंट्री की वैल्यू में, वैल्यूएशन में नहीं करता हूँ, क्योंकि उसका मुझे क्रेडिट मिल जाता है। लेकिन इनकम टैक्स में सरकार ने कहा, इनकम टैक्स में सरकार ने कहा कि कोई भी टैक्स ड्यूटी सेस फी जो आपने पे करी है या इनकर करी है टू ब्रिंग द गुड्स एंड सर्विसेज टू द प्लेस ऑफ इट्स लोकेशन एंड कंडीशन, उसको अपन को इन्वेंट्री वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ट्विस्ट है। तो अपन ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते समय इंडियस और एएस में ये समझा था कि भाई जब अपन क्या करते हैं, इन्वेंट्री कॉस्ट निकालते हैं, तो अपन वो वाली कॉस्ट को सब हटा देते हैं जिसका आपको रिफंड मिल जाता है, जैसे जीएसटी हो गया, कस्टम्स ड्यूटी हो गई। तो सरकार ने लेकिन इधर कहा, इनकम टैक्स में कहा कि भाई जो भी टैक्स ड्यूटी सेस आप पे कर रहे हो या पे करोगे, पे कर रहे हो या पे करोगे, वो अपन क्या करेंगे, बेसिकली इंक्लूड करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है। अच्छा, एक और चीज समझना, आपके पास कोई इन्वेंट्री है बीइंग सिक्योरिटीज, मतलब आपका काम क्या है, सिक्योरिटीज को परचेज या सेल करने का काम है। तो आपके पास कोई सिक्योरिटीज है बीइंग इन्वेंट्री, मतलब आपने सिक्योरिटीज को एज इन्वेंट्री होल्ड करके रखा है जो लिस्टेड नहीं है, या फिर लिस्टेड है बट नॉट कोटेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, उसको हम कैसे वैल्यू करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट पे ही वैल्यू करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी सिक्योरिटीज आपके पास, इन्वेंट्री बीइंग सिक्योरिटीज जो लिस्टेड नहीं है या फिर लिस्टेड है लेकिन कोटेड नहीं है। कोटेड का मतलब है कि भाई लिस्टेड तो है लेकिन इतनी अच्छी तरह वो ट्रेडिंग उस पर नहीं होती है, तो उसको वैल्यू करना अपने को एक्चुअल कॉस्ट पे। अच्छा, कोई लिस्टेड सिक्योरिटीज है तो उसको कैसे वैल्यू करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर पे। ठीक है। तो जैसे अपन क्या करते हैं, नॉर्मल इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं, उसी बेसिस पे अपन को क्या करना है,
उसी बेसिस पे अपने को लिस्टेड एंड कोटेड सिक्योरिटीज का वैल्यूएशन करना है। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज को कैसे वैल्यू करोगे? एक्चुअल कॉस्ट पे। अच्छा, एक और चीज समझना, सच कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट एंड एनआरवी आप कैसे करोगे? कैटेगरी वाइज करोगे। कैटेगरी वाइज का मतलब ये है कि भाई आप जो है इंडिविजुअल सिक्योरिटी का कॉस्ट और एनआरवी नहीं लेना, आपको कैटेगरी पढ़नी है कि भाई ये शेयर्स हैं, ये शेयर्स की कैटेगरी कोई, ये डिबेंचर्स की कैटेगरी कोई, ये बॉन्ड्स की कैटेगरी कोई। शेयर्स का सबका टोटल मारो, सारी सिक्योरिटीज का कॉस्ट का टोटल मारो, एनआरवी का टोटल मारो और टोटल को कंपेयर करो। तो कैटेगरी वाइज हमें कंपैरिजन करना है, एक्चुअल कैटेगरी वाइज कंपैरिजन करना है, इंडिविजुअल सिक्योरिटी का हम कंपैरिजन नहीं करेंगे। तो आपको जो है ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई अपन क्या करते हैं, जो लिस्टेड एंड कोटेड सिक्योरिटीज होती है उसको कंपैरिजन करते हैं, कैसे? कैटेगरी वाइज आपको कंपैरिजन करना है, कैसे करोगे? लोअर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और एनआरवी। फिर देखना, अगर आपकी कोई बैंक है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसने कोई सिक्योरिटीज होल्ड कर रखी है एज इन्वेंटरी, तो उसको कैसे वैल्यूएशन करना है? सरकार गाइडलाइंस देती है, मतलब बेसिकली आरबीआई गाइडलाइंस देती है, उसके बेसिस पे आपको फॉलो करना है, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है और अपने कोर्स में भी नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट जुडिशियल डिसीजन देख लेते हैं अपन फटाफट, ऑलमोस्ट होने वाला है अपना। तो कुछ केस स्टडीज दे रखी है आईसीएमएट के अंदर आखिरी में। मुझे एक चीज बताओ, आपका बिजनेस क्या है कि भाई आप जो है प्रॉपर्टीज को किराए पे देते हो, तो अगर आपको उससे किराया मिला तो आपकी क्या है? बिजनेस इनकम है। नंबर 2 पॉइंट्स, आपने कोई बैंक गारंटी बैंक से ली है, बैंक को बोला कि भाई मेरे ब्याह पे बैंक गारंटी दे दो, बैंक ने कहा कि भाई आपको जो है थोड़ा मार्जिन पैसा हमारे पास जमा कराना पड़ेगा। अच्छा, आपने जमा करा दिया मार्जिन मनी, उस पर आपको कुछ ब्याज मिल रहा है, तो आपकी क्या है? पीजीपी इनकम है, आईएफओएस नहीं है। अच्छा, आपकी जो कंप्यूटर एसेसरीज होती है, पेरिफेरल्स होता है, उस पे जो है आपको हाई डेप्रिसिएशन रेट मिलेगा, ठीक है, 40% का। तो मैंने आपको बताया था ना, कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर एसेसरीज पे आपको जो है 40% हाई डेप्रिसिएशन रेट मिलता है, डेप्रिसिएशन चार्ट में, जो आपने लेक्चर नंबर 1 में कर रखा था। लेकिन ध्यान रखना, मोबाइल फोन और ईपीएबीएक्स, इन पे आपको जो है हाई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, इस पे आपको जो है 14% नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। सो मोबाइल फोन और ईपीएबीएक्स, ये दो तरह के जो मोबाइल फोन है, इससे आपको जो है हाई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, 15% डेप्रिसिएशन ही आपको मिलेगा। 35 एडी में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई अगर आपके पास कोई होटल है 2 स्टार कैटेगरी और अबव का, तो आपको जो है 35 एडी के अंदर डिडक्शन मिल जाता है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, आपने करंट ईयर में क्या करा? अप्लाई कर दिया कि भाई मेरे पास 2 स्टार कैटेगरी होटल था, आपने सरकार को अप्लाई कर दिया कि भाई देखो ये मेरा 2 स्टार कैटेगरी का होटल है, अप्रूव कर दो। सरकार ने अगले साल अप्रूव करा, तो क्या मुझे करंट ईयर में डिडक्शन मिलेगा? सरकार कहती है हाँ बिल्कुल आपको मिल जाएगा। So deduction under 35 AD allowed to a hotel in the year of operation commenced, even if classification was granted in the next year by the authority due to inspection requirements. 35D में अपन ने पढ़ रखा था। 35D में प्रीलिमिनरी खर्चा अपन जब पढ़ रहे थे तो अपन ने देखा था कि भाई जो प्रीलिमिनरी खर्चा होता है उसकी कैपिटल उसकी लिमिट क्या होती है? 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड विचएवर इज लोअर का 5% आपको लेना होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो उधर अपन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं उसके अंदर शेयर प्रीमियम इंक्लूड नहीं होता, तो उसके अंदर शेयर प्रीमियम इंक्लूड नहीं होता। मैंने आपको 43 बी में एक चीज समझाई थी कि आपको जो है एम्प्लॉयज को जो बोनस और कमीशन पे करे वो आपको कब अलाउड होगा? जब आपने आरओआई की ड्यू डेट तक पे कर दिया है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने क्या करा, किसी ट्रस्ट को पेमेंट कर दिया, एम्प्लॉयज का ट्रस्ट था, आपने बोनस उस ट्रस्ट को पेमेंट कर दिया। अच्छा, वो ट्रस्ट अगर क्या करती है, आरओआई की ड्यू डेट तक पैसा पेमेंट कर देती है किसको? एम्प्लॉयज को, तो भी आपको जो है डिडक्शन मिल जाएगा। तो आपने जो है बोनस डायरेक्टली एम्प्लॉय को ना देने की बजाय क्या करा, किसी ट्रस्ट को पेमेंट कर दिया। अगर वो ट्रस्ट आरओआई की ड्यू डेट से पहले, आरओआई की ड्यू डेट तक क्या कर देती है? पेमेंट कर देती है किसको? एम्प्लॉयज को, तो भी आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा। आपके जो ग्लो साइन बोर्ड्स हैं, ठीक है, आपके जो ग्लो साइन बोर्ड्स हैं आपके जो ग्लो साइन बोर्ड्स हैं उस पे आपको जो है रेवेन्यू खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर देखना, एक्सपेंस ऑन इशू एंड कलेक्शन ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, जो आपके कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते हैं उस पे जो भी आपका एक्सपेंस है वो आपको जो है रेवेन्यू खर्चा मिल जाएगा, इज अलाउड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर देखना, फिजिबिलिटी स्टडी एक्सपेंडिचर फॉर एक्जिस्टिंग बिजनेस इज क्लासिफाइड एज रेवेन्यू खर्चा व्हेन द प्रोजेक्ट वाज अबैंडन्ड विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू एसेट। आपका कोई एक्जिस्टिंग बिजनेस था, आपने क्या करा, एक फिजिबिलिटी स्टडी कराई कि भाई मेरा बिजनेस फ्यूचर में चलेगा कि नहीं चलेगा, तो आपने जो है फिजिबिलिटी स्टडी का खर्चा कराया, उसको आप जो है रेवेन्यू खर्चा मानोगे, इवन इवन व्हेन द प्रोजेक्ट वाज अबैंडन्ड विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू एसेट। मतलब आपने क्या करा, कोई नया प्रोजेक्ट देखा, या अपने एक्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड कोई नया प्रोजेक्ट देखा, ठीक है, उसके लिए आपने फिजिबिलिटी स्टडी कराई, फिर आपको बाद में पता चला कि भाई ये तो प्रोजेक्ट जो है काम का नहीं है, तो सरकार ने कहा कि आपने अगर इस प्रोजेक्ट को अबेंडन कर दिया, तो जो भी आपका खर्चा हुआ है फिजिबिलिटी स्टडी पे, वो आप क्या करोगे? आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम कर लोगे। लेकिन ध्यान रखना, फिजिबिलिटी स्टडी एक्सपेंडिचर फॉर एक्जिस्टिंग बिजनेस की बात है तो हम उसको रेवेन्यू मान रहे हैं। अगर कोई ये न्यू बिजनेस होता, ये अपने सेक्शन 37 में भी पढ़ा था कि अगर फिजिबिलिटी स्टडी एक्सपेंडिचर फॉर न्यू बिजनेस होता, उसको अपन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे जब प्रोजेक्ट वाज अबेंडन विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू एसेट। तो अगर एक्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड है तो आपको खर्चा मान लिया जाएगा, अगर 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 वो न्यू बिजनेस से रिलेटेड है तो उसको खर्चा नहीं माना जाएगा। एक और पॉइंट देखना, हमने एक चीज बताई थी कि भाई आपका जो भी खर्चा होता है वो रेवेन्यू क्लासिफाई होता है या फिर कैपिटल क्लासिफाई होता है। तो सरकार ने कहा सोर्स ऑफ फंड्स इररिलेवेंट है, मतलब आपने जो है लोन लेके खर्चा कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ये मानेंगे आपने खर्चा करा है। तो सोर्स ऑफ फंड इज इररिलेवेंट फॉर डिडक्शन अंडर 37। अपने 37 में पढ़ रखा था कि भाई 37 में डिडक्शन लेने की क्या क्या लिमिट है, क्या क्या कंडीशन है, भाई आपका पर्सनल खर्चा नहीं होना चाहिए, बिजनेस एंड प्रोफेशन से होना चाहिए, एंड रेवेन्यू होना चाहिए, कैपिटल नहीं होना चाहिए। तो सरकार ने कहा कि भाई सोर्स ऑफ फंड्स इररिलेवेंट है, आपका खर्चा बस आपको ये देखना है कि भाई बिजनेस पर्पस से रिलेटेड है कि नहीं है। बिजनेस पर्पस से रिलेटेड है तो अपन उसको रेवेन्यू और फिर कैपिटल क्लासिफाई कर देंगे। तो उसने कहा कि भाई कैपिटल रिसिट
मे बी एक्सपेंडेड फॉर रेवेन्यू खर्चा। कैपिटल एसेट बोले तो हो सकता है कि भाई मैंने लोन उठाया और लोन लेके खर्चा कर दिया। तो सरकार ने कहा सोर्स ऑफ फंड इररिलेवेंट है। जब तक कि आपने खर्चा बिज़नेस पर्पज़ के लिए करा है, उस खर्चे को हम खर्चा मानेंगे। अच्छा ये वाला पॉइंट जो है ना, ये अपन टैक्सेशन ऑफ फर्म में पढ़ेंगे। बेसिकली फर्म के टैक्सेशन में आप ये समझो कि भाई पार्टनर को रेम्युनरेशन देने की एक लिमिट होती है जो सेक्शन 40 बी अपने को बताता है। तो सरकार ने कहा कि अगर आपने रेम्युनरेशन 40 बी के कंडीशन के बेसिस पे निकाल दिए तो 42 नहीं लगेगा। 42 ऊपर ने क्या बताया था कि भाई स्पेसिफाइड पर्सन को अगर आप एक्सेसिव पेमेंट कर रहे हो तो एओ डिसअलाउ कर सकता है। तो सरकार ने कहा कि भाई फर्म के केस में पार्टनर क्या स्पेसिफाइड पर्सन है, लेकिन अगर पार्टनर की रेम्युनरेशन एज पर 40 बी 5 जो हमने डिसाइड कर रखी है उसके अकॉर्डिंग निकालिए तो उस पर 42 नहीं लगेगा। इजी है। सो अपन देखते हैं इनकम। इनकम इंक्लूड सब्सिडी ग्रांट्स अदर देन दोस। बेसिकली अपन ने ये देखा था कि सरकार के द्वारा आपको कोई सब्सिडी या ग्रांट मिलती है तो आपकी क्या है, इनकम है। सीधी सी बात, आपको कुछ पैसा मिला तो आपकी इनकम होगी। लेकिन सरकार ने कहा कि अगर आपकी सब्सिडी या ग्रांट आपने क्या करा है, अपने जो एसेट है उसकी एक्चुअल कॉस्ट में से कम कर लिए, इसका मतलब फ्यूचर में आप कम डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे, मतलब ज्यादा टैक्स पे करोगे। तो सरकार ने कहा कि भाई आपको जो है अभी जो आपको सब्सिडी ग्रांट मिली है उसको वापस टैक्सेबल करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने क्या करा एक्चुअल कॉस्ट में से कम कर दिया तो आपको अगेन उसको टैक्सेबल करने की जरूरत नहीं है, दो बार टैक्स नहीं लगेगा। फिर अपन टैक्सेशन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट आगे पढ़ेंगे। आगे के चैप्टर्स में तो आप एक चीज समझोगे कि भाई जो ट्रस्ट होती है जो सरकार ने एस्टेब्लिश करी है, सरकार ने उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन दिया, मतलब सरकार ने सब्सिडी या ग्रांट दी है फॉर द पर्पस ऑफ कॉर्पस ऑफ ट्रस्ट। कॉर्पस को अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बोलते हैं ट्रस्ट का। तो वो जो सब्सिडी ट्रस्ट को मिली वो क्या हो जाती है, एग्जेम्प्ट हो जाती है। अब ये देखना कि भाई आप एक इंडिविजुअल हो, आपको जो है क्या मिला, एलपीजी सब्सिडी मिली, तो क्या उसको भी हम टैक्सेबल कर दें। तो सरकार ने कहा कि अगर आप एक इंडिविजुअल हो, आपको जो है पर्सनल कैपेसिटी में क्या मिल रही है, कोई एलपीजी सब्सिडी मिल रही है, फिर वेलफेयर सब्सिडी मिल रही है। जस्ट अ सेकेंड। तो मैंने आपको एक चीज बताई कि अगर क्या हो रहा है, आपको इंडिविजुअल कैपेसिटी के बेसिस पे अगर आपको कोई एलपीजी सब्सिडी या फिर वेलफेयर सब्सिडी मिल रही है तो वो क्या होती है, बेसिकली एग्जेम्प्ट होती है, वो टैक्सेबल नहीं होती। तो अपन देखने जा रहे हैं वो सेक्शन है कौन सा, रॉयल्टी। रॉयल्टी इनकम ऑफ पेटेंट। रॉयल्टी इनकम ऑफ पेटेंट डेवलपमेंट रजिस्टर्ड इन इंडिया। सेक्शन 115 बीबीएफ। सरकार बेसिकली ये कहती है कि अगर आपकी कोई रॉयल्टी इनकम हो रही है, ठीक है, अगर आपकी क्या हो रही है, कोई रॉयल्टी इनकम हो रही है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हो, 115 बीबीएफ के अंदर 10% पे टैक्स पे कर सकते हो। और ये किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट एसएससी के लिए है। अच्छा, अगर आप 10% पे टैक्स पे करो तो आपको कोई भी खर्चा हम नहीं देंगे, हम आपको जो है कम टैक्स ले रहे हैं आपसे, तो आपको कोई खर्चा अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा, आपको जो है 115 बीबीएफ में टैक्स पे करना है, इसका ऑप्शन आरओआई की ड्यू डेट से पहले एक्सरसाइज करना पड़ेगा। फिर देखना कि अगर आपने 115 बीबीएफ ले लिया और किसी भी साल अगर आपने 115 बीबीएफ से बाहर निकल गए तो अगले 5 साल के लिए आप जो है 115 बीबीएफ में नहीं घुस सकते। तो करंट ईयर में मैंने 115 बीबीएफ ले लिया। अच्छा, फ्यूचर में मैं कभी भी 115 बीबीएफ के बाहर आ जाता हूँ तो उसके अगले 5 साल तक मुझे जो है 115 बीबीएफ नहीं मिल पाएगा। तो इन अ प्रीवियस ईयर नॉट ऑफर्ड फॉर टैक्स एज पर द अबव सेक्शन, देन दिस सेक्शन नॉट अवेलेबल फॉर 5 कंसेक्यूटिव प्रीवियस ईयर। अगले 5 सालों के लिए आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, कौन सी रॉयल्टी इनकम टैक्सेबल हो रही है, तो जो आपने पेटेंट डेवलप करा है उसका एटलीस्ट, जो आपने पेटेंट डेवलप करा है उसका एटलीस्ट, सरकार कहती है उसका एटलीस्ट 75% ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इंडिया में इनकर होना चाहिए। तो कोई भी पेटेंट है जो आपने डेवलप करा है उसका एटलीस्ट 75% खर्चा इंडिया में इनकर हुआ है, तो आपको जो है उस पेटेंट पे जो भी रॉयल्टी इनकम मिल रही है, तो आपके पास ऑप्शन है क्या कर सकते हो, आप 115 बीबीएफ के अंदर 10% पे टैक्स पे कर सकते हो। 115 बीबीएफ के अंदर 10% पे आप जो है टैक्स पे कर सकते हो, आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। कहानी समझ में आ गई। इसी तरह से कार्बन क्रेडिट्स जो होते हैं, इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट्स, तो सरकार ये कहती है कि जो आपका इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट्स है उस पे क्या हो सकता है, आप जो है 10% पे टैक्स पे कर सकते हो, एज सेम एज जो अपन ने ऊपर पढ़ा था 115 बीबीएफ के अंदर, राइट। तो वही है, 10% पे आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा, और किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट एसएससी के लिए है, और कोई भी खर्चा आपको अलाउ नहीं करा जाएगा। तो आपको ये दो सेक्शन याद रखने, कचरे सेक्शन है, कभी एग्जाम में आज तक आपसे पूछे नहीं है, बट अपने क्योंकि आईसीएमएट के अंदर दे रखे हैं तो अपनी जिम्मेदारी बनती है इनको पढ़ लेना। इनको पढ़ना। तो मैंने आपको बताया कि भाई एक तो है रॉयल्टी इनकम 115 बीबीएफ, और एक है 115 बीबीजी इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट्स। आपको जो है 10% पे टैक्सेबल करना पड़ेगा, और ये किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट एसएससी के लिए हमने ऑप्शन दे रखा है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू मेन एग्जाम्स। देखो ये जो मेरी पीडीएफ है ना, ये आप पीडीएफ लेना, ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और ये कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू मेन एग्जाम है, मतलब मेन एग्जाम में ये कुछ एडजस्टमेंट आ रखे हैं, इनको आप कर लेना, बहुत आसान है। बहुत आसान इन द सेंस, मतलब एक एक लाइन में आपको पढ़ते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो मैं आपको कराई देता हूँ, 2-5 मिनट ही लगेगी, फटाफट देख लेते हैं अपन। देखो सरकार ये कहती है कि भाई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको कोई भी टर्मिनेट होता है, मॉडिफाई होता है, उससे रिलेटेड कोई भी कंपनसेशन आपको मिलता है, मतलब बिजनेस से रिलेटेड कोई भी कंपनसेशन आपको मिलता है इन रिलेशन टू टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या होगा, बिजनेस इनकम आनी चाहिए। फिर सरकार ने कहा कि भाई आपने कोई सर्टिफिकेट लिया है, उस पे आपने कोई खर्चा करा तो आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ कर दिया जाएगा। अच्छा, अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि अगर आप क्या करते हो, एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट बना के उसमें पेमेंट कर देते हो तो आपको खर्चा अलाउ नहीं करा जाएगा, क्योंकि सरकार को पता है कि आप सरकार को चूना लगा रहे हो, एम्प्लॉय को कोई पैसा दोगे नहीं। देखो मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, क्या बताया था, एक होता है एक्ट, एक होता है रूल्स, और उसके बाद अपने को क्या मिलता है, आईसीडीएस मिलता है। तो सरकार ने कहा कि भाई रूल्स और आईसीडीएस में कौन प्रिवेल करेगा, ऑफ कोर्स रूल्स प्रिवेल करेंगे, राइट। ये हो गया अपना रूल्स।
फिर देखना आईसीडीएस प्रिवेल ओवर जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। बेसिकली आईसीडीएल प्रिवेल करेंगे। जुडिशियल प्रेसिडेंट का मतलब क्या है कि सरकार कुछ नोटिफिकेशन लेके आ जाती है, तो उसमें और आईसीडीएस में कंफ्लिक्ट होता है, कौन प्रिवेल करेगा? आईसीडीएस प्रिवेल करेंगे। अच्छा, एक और चीज समझना, जो आपके ओवरहेड कॉस्ट होते हैं वो अगर स्पेसिफिक टू फिक्स्ड एसेट है तो अपन क्या करेंगे? कॉस्ट में उसकी एक्चुअल कॉस्ट में ऐड कर देंगे। फिर देखना, आपने जो है मशीन को चालू करने से पहले क्या करा? टेस्ट रन करा, तो उसपे जो भी खर्चा होगा वो क्या हो जाएगा? बेसिकली एक्चुअल कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। अच्छा, बेसिकली अगर आपने जो है मशीन को चालू करने से पहले टेस्ट रन करा था, उसमें से कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होके आ गया, तो उसकी सेल प्राइस अपन क्या करेंगे? एक्चुअल कॉस्ट में से लेस कर देंगे। तो नुकसान हुआ तो कॉस्ट में ऐड कर दो, फायदा हुआ तो क्या हो जाएगा? कॉस्ट में से लेस हो जाएगा। ईजी है। फिर देखना, आपने क्या करा? टेस्ट रन करा, एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन करा, स्टार्टअप एंड कमीशनिंग का कोई खर्चा करा, तो अपन उसको क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। एक्सपेंडिचर आफ्टर द प्लांट स्टार्टेड कमर्शियल प्रोडक्शन, मतलब सरकार ने कहा कि कमर्शियल प्रोडक्शन से पहले जो भी आप खर्चा करते हो वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट है। मतलब वही बेसिकली वो हो गया ना कि भाई प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले जो भी खर्चा हो रहा है वो किसका पार्ट होगा? कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। और प्लांट कमर्शियली चालू हो गया, प्लांट चालू हो गया तो उसके बाद जो भी आपने खर्चा करा वो क्या होगा? रेवेन्यू होगा। अच्छा, एक और चीज समझना, मैंने आपको डेप्रिसिएशन के टाइम में एक चीज बताई थी कि डब्ल्यूडीवी कैसे निकालते हैं? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल वैल्यू मिली क्या आ जाती है? डब्ल्यूडीवी आ जाती है। अच्छा, एक और चीज समझना, मेरे पास एक एसेट थी। अच्छा, उस एसेट को मैंने बेचा नहीं है, ठीक है? मैं क्या करता हूँ? सेल वैल्यू को लेस करता हूँ। मेरी कोई एसेट थी, वो डिस्ट्रॉय हो गई, कोई आंधी तूफान आया, पूरी बर्बाद हो गई, पैसे जीरो हो गई, उसकी एसेट मतलब जीरो हो गई, जमीन में मिल गई। क्या मैंने इसको बेचा है? नहीं बेचा है। अच्छा, क्या मेरा ये ट्रांसफर है? ऑफ कोर्स ट्रांसफर है, मेरी एसेट तो खत्म हो गई। तो मेरा जो ब्लॉक है उसकी ओपनिंग वैल्यू आएगी 100 रुपए। मैं कुछ सेल वैल्यू तो लेस नहीं कर सकता ना, क्योंकि मैंने एसेट को तो बेचा ही नहीं है। तो सरकार ये कहती है कि अगर ऐसा कोई केस हो जाता है जहां पर आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिल रहा, तो एसेट स्टोलन, डैमेज या डिस्ट्रॉइड, और आपको कोई इंश्योरेंस कंपनसेशन नहीं मिलता है, और एसेट इज द ओनली एसेट इन द ब्लॉक, ठीक है? मतलब ये एक ही एसेट था, मुझे कोई कंपनसेशन मिला नहीं, ट्रांसफर मिला नहीं। अच्छा, इस ब्लॉक को मैं 100 रुपए दिखा नहीं सकता, क्योंकि मेरा ब्लॉक तो एक्चुअल में है ही नहीं। सरकार कहती है कि जो 100 रुपए का लॉस है ना, ये आपका डेड लॉस है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो डब्ल्यूडीवी आपकी क्या हो जाती है? नील, क्योंकि बॉक्स सीरीज टू एग्जिस्ट, सेक्शन 50 नॉट रिट्रैक्टेड, ये अपन कैपिटल गेन में पढ़ेंगे। डब्ल्यूडीवी हैज नो टैक्स ट्रीटमेंट एंड इज अ कैपिटल और डेड लॉस। तो मैंने आपको बस इतनी सी कहानी समझाई कि भाई अगर आपको कोई कैपिटल एसेट है, ठीक है, अगर आपका कोई एक कैपिटल एसेट है, उसकी वैल्यू 100 रुपए है, करंट ईयर में क्या होता है? वो बेसिकली डिस्ट्रॉय हो जाती है, और आपको कोई भी कंपेंसेशन नहीं मिलता, सेल वैल्यू नहीं मिलती, स्क्रैप वैल्यू नहीं मिलती। अपन ने डब्ल्यूडीवी जब देखी थी तो मैंने आपको बताया था कि सेल वैल्यू, इंश्योरेंस कंपनसेशन, सैल्वेज वैल्यू कुछ भी मिल जाए तो अपन लेस कर देते हैं। लेकिन यहाँ मुझे कुछ भी नहीं मिला है, तो सरकार कहती है अगर ऐसा कोई केस होता है जहाँ पर एक ही एसेट थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, मतलब ब्लॉक तो रहा नहीं, एसेट एक्चुअल में नहीं, तो ब्लॉक कैसे बन सकता है? तो सरकार ने कहा कुछ भी कंपनसेशन नहीं मिला, ये जो 100 रुपए का आपका ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है पूरा पूरा डेड लॉस है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आपको नुकसान हो गया बहुत बड़ा। फिर देखना, भैया एक अंडरराइटर होता है, अंडरराइटर को आप अंडरराइटिंग कमीशन पे करते हो, तो सरकार ने कहा बेसिकली जो अंडरराइटर है उसने जो अंडरराइटिंग कमीशन पे करा है उसके कॉस्ट ऑफ शेयर्स में से इंक्लूड हो जाएगा, उसके कॉस्ट ऑफ शेयर्स में से क्या हो जाएगा? बेसिकली एक्सक्लूड हो जाएगा। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी ना कि अंडरराइटर जो होता है वो क्या करता है? अंडरराइटिंग कमीशन लेता है, किस बात का लेता है? कि कंपनी को बोलता है कि अगर आपके शेयर सब्सक्राइब नहीं होंगे तो मैं आपके बिहाफ पे कंपनी के शेयर परचेज कर लूंगा। अच्छा, उसके लिए उसको कुछ कमीशन मिला होगा। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल पब्लिक ने शेयर सब्सक्राइब नहीं करे, तो ऐसे अंडरराइटर ने क्या करेंगे? शेयर परचेज करेंगे, इसके लिए उसको कुछ कमीशन मिला, तो सरकार कहती है कि जो आपको कमीशन मिला नहीं, आपकी कॉस्ट में से क्या कर दो? आप लेस कर दो। एक तरफ आपका खर्चा हुआ मोटा, एक तरफ छोटा सा कमीशन मिला, तो सरकार कहती है कि जो आपका कॉस्ट ऑफ शेयर है ना, उसमें उसको हम क्या करेंगे? अंडरराइटिंग कमीशन को कॉस्ट ऑफ शेयर में से लेस कर देंगे। और लॉजिकली भी यही है, ठीक है? मैं 100 रुपए की चीज परचेज करके लेके आया, मुझे 10 रुपए कमीशन मिल गया, तो मेरी जेब से पैसा कितना गया? 90 रुपए। तो मेरी कॉस्ट कितनी हुई? 90 रुपए हुई। हाँ, पेमेंट टू शेयर ब्रोकर। भाई शेयर ब्रोकर को मैंने पेमेंट कर दिया विदाउट टीडीएस डिडक्शन, तो आप टीडीएस का जब सेक्शन पढ़ोगे 194 एस, आप देखोगे कि जो इक्विटी शेयर्स पे, मतलब जो शेयर ब्रोकर होता है, उससे आपको टीडीएस काटने की जरूरत ही नहीं होती। तो क्योंकि टीडीएस काटने की जरूरत ही नहीं है, तो अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो भी आपका खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा। और ये कौन सी बात कर रहे हैं? अपन 40A1 की बात कर रहे हैं। तो 40A1 में अपन ये देखा था ना कि अगर आप क्या करते हो, बिना टीडीएस काटे पेमेंट कर देते हो, तो आपको 30% खर्चा डिसअलाउ हो जाता है। लेकिन क्योंकि इधर टीडीएस काटने की जरूरत ही नहीं थी, टीडीएस काटने की क्या नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी, तो आपका जो है खर्चा डिसअलाउ नहीं होगा। अब देखना, आपने कोई मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, आपके पास इनवॉइस अवेलेबल नहीं है, आपका इनवॉइस गुम हो गया, लेकिन आपके पास क्या है? गुड्स इनवॉइस रिपोर्ट, गुड इनवर्स रिपोर्ट है, आपने जो ऑनलाइन पेमेंट करा था उसका एविडेंस है। मतलब बेसिकली आपके पास इनवॉइस नहीं है, लेकिन आपके पास कोई दूसरा एविडेंस है जिससे कि आप प्रूव कर सकते हो कि भाई आपने एक्चुअल में माल परचेज करा था, तो सरकार कहती है आपको खर्चा मिल जाएगा, खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा, ठीक है? फिर देखना, आपने क्या करा? 3 लाख का जो इंटरेस्ट था उसको कन्वर्ट कर लिया, किसमें? लोन में करा दिया। तो मैंने आपको 43 भी सेक्शन बताया था, जिसके अंदर क्या होता है कि आपको जो है कुछ खर्चे एक्चुअल एक्चुअल पेमेंट के बेसिस पे अलाउ करे जाते हैं। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी, कोई इंटरेस्ट होता है जिसको आप क्या कर देते हो? कन्वर्ट कर देते हो। कोई इंटरेस्ट होता है जो आपने पे नहीं करा, उसको न्यू लोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उसको एक्चुअल पेमेंट नहीं माना जाता। लेकिन जब वो कन्वर्टेड इंटरेस्ट, मतलब जब वो लोन का पेमेंट आप वापस करते हो, तो जब एक्चुअल पेमेंट करते हो, जब आपको खर्चा अलाउ कर दिया जाता है। तो मैं आपको एक चीज बता रहा था कि भाई आपका जो है 3 लाख का क्या था? इंटरेस्ट था, उसको आपने पे नहीं करा, तो 43 में क्या हो गया? डिसअलाउ हो गया। फिर उसको आपने क्या करा? न्यू लोन में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, जब अपन न्यू लोन की इंस्टॉलमेंट को पे करेंगे, एक्चुअल में पे करेंगे, जब 43 में खर्चा वापस अलाउ कर दिया जाएगा, आपने 1 लाख रुपए करंट ईयर की इंस्टॉलमेंट पे कर दी, आपने एक्स्ट्रा 50 रुपए करंट ईयर में पे कर दिए, तो सरकार कहती है कि जो आपने एक्स्ट्रा 50 रुपए पे करे ना, वो आपको खर्चा अलाउ नहीं करा जाएगा, बिकॉज वो करंट ईयर की लाइबिलिटी ही नहीं है। इतनी कहानी समझ आई?
मैं आपको बस बेसिकली 43 का क्रक्स बता रहा था कि जब एक्चुअल में आप इंस्टॉलमेंट्स पे करोगे, जब आपको खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आपने कोई एडवांस में पेमेंट कर दिया इंस्टॉलमेंट, तो वो क्योंकि गारंटी की लायबिलिटी नहीं है, इसलिए आपको खर्चा अलाउ करा नहीं जाएगा। फिर देखना, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी सेक्शन 35 के अंदर क्या होता है कि अगर आप क्या करते हो, साइंटिफिक रिलेटेड खर्चा करते हो, साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड खर्चा करते हो खुद के बिज़नेस के लिए, तो आपको खर्चा अलाउ कर दिया जाता है। लेकिन कंपनी अगर अपनी सब्सिडी सब्सिडी के लिए क्या कर देती है, साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा कर देती है, तो वो अलाउ नहीं होगा। आपका जो है खर्चा खुद के बिज़नेस से रिलेटेड होना चाहिए। तो वही पॉइंट इन लोगों ने इधर दे रखा है। तो बैंक जो है मुझसे 4 लाख रुपए माँगती थी किसका? प्रिंसिपल का, 1 लाख रुपए माँगती थी किसका? इंटरेस्ट का। बैंक ने क्या करा? वेव ऑफ कर दिया और लोन किसके लिए था? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए था। तो अपन जब सेक्शन 41(1) कर रहे थे, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो वर्किंग कैपिटल का लोन होता है, वो 41(1) में कवर होता है, इवन दो वो ट्रेडिंग लायबिलिटी मेरी नहीं है। तो जो 4 लाख मेरा वीवो है, वो तो मेरा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा अंडर 41(1). मैंने आपको 41(1) अच्छे से समझाया था। अच्छा, जो 1 लाख रुपए मेरा इंटरेस्ट क्या हुआ है, वेव ऑफ हो गया है, वो मेरा टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों टैक्सेबल नहीं होगा? क्योंकि जब मैंने इंटरेस्ट पे नहीं करा होगा, तो 43 में ऑलरेडी डिसअलाउ हो गया था। इसका मतलब मैं पहले टैक्स पे कर चुका हूँ, वापस टैक्स पे नहीं करूँगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये वाले पॉइंट्स आपको जब समझ में आएँगे, जब आपने पूरा चैप्टर अच्छे से देखा है, पूरे मेरे रिवीजन वीडियोज़ देखे हैं। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर आप कैश में पेमेंट करते हो सेक्शन 40A(3) के अंदर 10,000 तक अलाउड होता है, ट्रांसपोर्टर के केस में 35,000 तक अलाउड होता है। लेकिन अगर आपने ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करा है अप टू 35,000, वो अलाउ नहीं होगा, नॉट अलाउड इन केस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में अपन कैपिटल एक्सपेंडिचर निकालते हैं ना, जिसमें अपन डेप्रिसिएशन लेते हैं, तो उसमें ये जो है 35,000 की लिमिट नहीं लगेगी, उसमें आपको जो है बेसिकली क्या करना पड़ेगा, 10,000 की लिमिट लेनी पड़ेगी। तो कैश पेमेंट टू ट्रांसपोर्टर अप टू 35,000 नॉट अलाउड इन केस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर आपने कैश में पेमेंट कर दिया, अगर आपने क्या करा, कैश में पेमेंट कर दिया 35,000 तक का, तो अलाउ नहीं करा जाएगा आपको। आपने क्या करा, बिज़नेस को क्लोज़ कर दिया और वर्कर्स को क्या दे दिया, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन दे दिया। तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कि अगर आपने बिज़नेस को क्लोज़ करा है, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन दिया है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो रेवेन्यू नहीं है, उसको खर्चा अलाउ नहीं कर सकते आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्विस्ट है, लिख लेना। इसलिए मैंने पॉइंट्स को लास्ट में दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मेन एग्ज़ाम में टेस्टेड है। आपने एक बस खरीदी, ठीक है, उसको क्या करा, स्कूल को डोनेट कर दिया, जहाँ पर आपके एम्प्लॉइज़ के चिल्ड्रन पढ़ते हैं। सरकार ने कहा ये क्या है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा, आप जो है एम्प्लॉयी वेलफेयर का खर्चा कर लो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्लेम कर सकते हो। आई होप आपको जो है ये समझ में आ गई होगी पूरी कहानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखना, ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू एग्ज़ाम है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू एग्ज़ाम। कोई नहीं करा था आपको रिवीजन के समय, मैंने आपको रिवीजन के समय ही करा दिया सब कुछ पूरे चैप्टर के साथ, और इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मेन एग्ज़ाम में टेस्ट हुए हैं। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे, समझ में आ गए होंगे। अब अपन कुछ एडिशनल टॉपिक्स देख लेते हैं, 2-3 टॉपिक छोटे-छोटे बच रहे हैं, वो खत्म करके इनको आगे बढ़ते हैं अपन। अपन चलते हैं ओ एक तो आपका एक्चुअल कॉस्ट बच रहा था और एक स्पेक्ट्रम का बच रहा था ना, आपको स्पेक्ट्रम करा देते हैं पहले। भूल गया था, कहाँ गया स्पेक्ट्रम? हुँ, देखो एक ये टॉपिक पेंडिंग था, वो अपन कर लेते हैं, सेक्शन 35 ए बी ए। अच्छा, रिलायंस जैसी कंपनी, ठीक है, एयरटेल, रिलायंस, बीएसएनएल, ये क्या करती है? आपको जो है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज देती है, राइट? तो उसके लिए क्या करती होगी, ये टेलीकॉम स्पेक्ट्रम खरीदती होगी। टेलीकॉम स्पेक्ट्रम या टेलीकॉम लाइसेंस, जिससे कि अपने को ये जो 4G, 5G नेटवर्क प्रोवाइड करती है। तो सरकार कहती है कि भाई जो भी ये कंपनी होती है, जो अपन को क्या कर रही है, टेलीकॉम सर्विसेज दे रही है, ठीक है? तो वो क्या करेगी, टेलीकॉम स्पेक्ट्रम या टेलीकॉम लाइसेंस को सब्सक्राइब करेगी, खरीदेगी। तो सरकार ने कहा कि अगर ये लोग क्या कर रहे हैं, टेलीकॉम स्पेक्ट्रम और टेलीकॉम लाइसेंस को खरीद रहे हैं और उन्होंने कुछ अमाउंट पे करा है, और कौन सा अमाउंट पे करा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सरकार कहती है कि भाई उनको क्या हम क्या करेंगे, सेक्शन 35 ए बी ए के अंदर एक तरीके से आपको जो है एक्सपेंडिचर अलाउ करेंगे, उस पर डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा। तो अपन ने ये चीज़ समझ रखी है कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आपको डेप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन अगर टेलीकॉम स्पेक्ट्रम या टेलीकॉम लाइसेंस टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज ने खरीदा है, तो उसको क्या होगा, उसको बेसिकली खर्चा अलाउड होगा एज रिडक्शन इन इक्वल इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द नंबर ऑफ ईयर फॉर व्हिच द लाइसेंस इज इन फोर्स। बेसिकली अगर आपने टेलीकॉम लाइसेंस खरीदा है 10 करोड़ का, आपकी लाइफ है 10 साल, तो हर साल आपको जो है 1 करोड़ का क्या मिल जाएगा, रिडक्शन मिल जाएगा। अच्छा, अब 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो क्या है कि भाई आपने जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है, नंबर 2 आपने एक्चुअल में पे करा है, ठीक है? कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है, और नंबर 2 क्या है, आपने एक्चुअल में पे करा है। अक्रूवल बेसिस पे हम आपको जो है खर्चा अलाउ नहीं कर रहे। अच्छा, कौन-कौन से साल से मिलेगा? तो देखो, अगर आपने क्या करा है बेसिकली पेमेंट कर दिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस, इसका मतलब ये है बिज़नेस मैंने चालू नहीं करा, लेकिन उससे पहले ही मैंने लाइसेंस ले लिया था 10 साल का। तो सरकार कहती है कि जब बिज़नेस चालू करा और जब लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है, ठीक है? इनका ड्यूरेशन निकाल लो, टोटल अमाउंट को इस ड्यूरेशन से डिवाइड करके पर ईयर का आपका इंस्टॉलमेंट निकल के आ जाएगा। कहानी समझ में आ गई? दूसरा पॉइंट दे रखा है, अगर मैंने पेमेंट करा है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस, इसका मतलब क्या है, बिज़नेस चालू होने के बाद मैंने क्या करा है, पेमेंट करा है। तो सरकार कहती है जिस साल पेमेंट करा, उस साल से लेके जिस साल तक की लाइफ है, जितने साल तक की लाइफ है, वो उसका ड्यूरेशन निकालो, टोटल अमाउंट को इससे डिवाइड करके क्या कर सकते हो, आप खर्चा क्लेम कर सकते हो। तो डिडक्शन अलाउड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन व्हिच द लाइसेंस फी पेड टिल द प्रीवियस ईयर इन व्हिच द स्पेक्ट्रम एक्सपायर्स। और ऊपर के केस में क्या था, डिडक्शन अलाउड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन व्हिच द बिज़नेस कमेंसेस टिल द प्रीवियस ईयर इन व्हिच द लाइसेंस एक्सपायर्स। मैंने आपको लॉजिकली समझा दिया क्या है ये, ईज़ी है ना?
10 साल की लाइफ थी, 10 साल का मैंने लाइसेंस खरीदा, बिजनेस चालू करने से पहले खरीद लिया। बिजनेस कब मैंने चालू करा, फॉर एग्जांपल छठे साल में, तो छठवें साल से लेके 10वें साल तक कितना समय बचा है, 4 साल बचा है। तो जो टोटल अमाउंट है उसको 4 से डिवाइड कर दो, जो भी पर अमाउंट पर ईयर का इंस्टॉलमेंट आता है वो आप खर्चा क्लेम कर सकते हो। ये वाला पॉइंट मैंने आपको समझाया ऊपर वाला। और नीचे वाला सिंपल है ही, जिस साल खरीदा और जिस साल लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है उसका ड्यूरेशन निकालो, डिवाइड बाय क्या कर दो, टोटल अमाउंट। अब सुनो, एग्जाम्पल समझते जाना। मैंने जो है 100 रुपए का एक लाइसेंस खरीदा, 100 रुपए का लाइसेंस खरीदा, लाइफ की दी थी 5 ईयर्स, 10 ईयर्स लेते हैं, लाइफ 10 ईयर्स थी। फोर्थ ईयर के एंड में, मैंने जो है फोर्थ ईयर के एंड में इसकी डब्ल्यूडीपी कितनी होगी, बेसिकली 100 रुपए का लाइसेंस था, 100 रुपए का लाइसेंस था, मैंने हर साल 10-10 रुपए का खर्चा क्लेम करा होगा, मतलब मुझे मैंने 40 रुपए का खर्चा अब तक क्लेम कर लिया होगा, तो बचा कितना, 60 रुपए का खर्चा क्लेम करना बाकी है। तो ये क्या है मेरा एक्सपेंडिचर रिमेनिंग अनअलाउड, ठीक है। 60 रुपए का खर्चा अभी तक क्लेम करना बाकी है ना, 40 रुपए मैंने क्लेम कर लिया, 60 रुपए क्लेम करना बाकी है। फिर मैंने क्या करा, फिफ्थ ईयर की स्टार्टिंग में इस लाइसेंस को भेज दिया कितने में, 50 रुपए में, तो मैंने 50 रुपए में लाइसेंस को भेज दिया। तो सरकार कहती है कि भाई जो आपका 60 रुपए का अनअलाउड था, मतलब 60 रुपए का खर्चा क्लेम करना बाकी था, 50 रुपए आपको मिल चुके हैं, तो आपको जो है नुकसान कितने का हुआ, 10 रुपए का नुकसान हुआ, ठीक है। तो 60 रुपए की चीज को आपने कितने में बेच दिया, 50 में बेच दिया, 10 रुपए का नुकसान हुआ। सरकार कहती है 10 रुपए का जो नुकसान हुआ है ना, इसका पैसा डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। कहानी समझ में आ गई, वापस समझ लेना, वापस समझा देते हैं आपको आसानी से। मैंने आपको एक चीज बताई, और वो क्या है कि भाई आपका लाइसेंस था कितने का, लाइसेंस था मेरा 100 रुपए का, लाइफ थी कितनी, 10 साल। अच्छा, मैंने 4 साल इसका डिडक्शन ले लिया, कितना लिया, फोर्थ ईयर के एंड में मैंने डिडक्शन लिया होगा कितने का, 40 रुपए का डिडक्शन ले लिया होगा। हर साल 10 रुपए का डिडक्शन, तो 4 साल में मैंने 40 रुपए का डिडक्शन ले लिया। अब मुझे इसकी वैल्यू कितनी बच गई होगी, इसकी वैल्यू बच गई होगी 60 रुपए। मैंने जो है फिफ्थ ईयर की स्टार्टिंग में इसको बेच दिया कितने पे, सेल कर दिया 50 पे। तो 60 रुपए की चीज को मैंने 50 में बेच दिया, कितने का नुकसान हुआ, 10 रुपए का नुकसान हुआ। तो सरकार कहती है जो 10 रुपए का नुकसान हुआ वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका जो है खर्चा हो जाएगा, आप उसको क्लेम कर सकते हो। तो सेल प्राइस मतलब 60 रुपए, ठीक है, सॉरी, सेल प्राइस 50 रुपए इज स्मॉलर देन एक्सपेंडिचर रिमेनिंग अनअलाउड। तो सरकार ने कहा कि भाई क्या होगा, सरकार ने बेसिकली कहा अमाउंट ऑफ डिडक्शन, जिस साल आपने बेचा है उस साल आपको कितना डिडक्शन मिलेगा, एक्सपेंडिचर रिमेनिंग अनअलाउड माइनस सेल प्रोसीड्स। का मतलब क्या है, 60 - 50, 60 - 50 इक्वल टू 10 रुपए का आपको नुकसान हुआ, 10 रुपए का हम आपको डिडक्शन दे देंगे। अब देखना सेल प्राइस क्या है, मेरी सेल प्राइस ज्यादा है किससे, एक्सपेंडिचर रिमेनिंग अनअलाउड से। वापस समझते हैं अपन। मैंने बताया आपको कॉस्ट है कितनी, मैंने आपको बताया कॉस्ट है बेसिकली मेरी, कॉस्ट है 100 रुपए। मैंने 4 साल डिडक्शन कितना ले लिया, 4 साल में डिडक्शन लिया 40 रुपए का, तो कितना बच गया, वैल्यू कितनी बच गई, 60 रुपए की बच गई, ठीक है। मैंने इसको बेच दिया कितने पे, 80 में बेच दिया। तो मुझे बताओ, आपने जो है 60 की चीज को 80 में बेचा, आपको फायदा कितना हुआ, आपको फायदा हुआ 20 रुपए का, आपको फायदा हुआ 20 रुपए का। सरकार को आपने अभी तक चूना कितना लगा चुका है, सरकार को आप चाहे 40 रुपए चूना लगा सकते हो। तो सरकार कहती है विचवर इज लोअर, विचवर इज लोअर का क्या होगा, आपका जो है पीजीपी मान लिया जाएगा। तो आप लॉजिकली सोचो, आप 100 रुपए की चीज खरीद के लेके आए, आपने 4 साल डिडक्शन ले लिया 40 रुपए का। आप लॉजिकली चीज खरीद के लेके आए, आपने जो है क्या करा, 4 साल डिडक्शन ले लिया 40 रुपए का, मतलब मैंने अभी तक सरकार को 40 रुपए टैक्स पे नहीं कराए। मैंने फिर लाइसेंस को कितने में बेच दिया, 80 में बेच दिया, तो मुझे फायदा कितना हुआ, 20 का फायदा हुआ। तो सरकार कहती है कि भाई देखो आपको जो भी फायदा हुआ है ना, हम 40 पे तो टैक्स ले नहीं सकते क्योंकि आपको 40 का तो फायदा नहीं हुआ, आपको फायदा कितने का हुआ है, 20 का फायदा हुआ है, तो आप क्या करो 20 पे हमें टैक्स पे कर दो। तो 20 रुपए का तो क्या हुआ, फायदा हुआ 40 रुपए का, अभी तक आपने डिडक्शन ले लिया है, तो आपको कितना बेसिकली फायदा हो गया, आपको फायदा हो गया कितने का, 20 का, और आपको डिडक्शन ले लिया कितने का, 40 का। तो लीस्ट लीस्ट शैल बी टैक्सेबल एज पीजीपी। सरकार आपसे 40 थोड़ी टैक्स ले सकती है क्योंकि आपने 40, आपको 40 का तो फायदा ही नहीं हुआ ना। तो मैक्सिमम मैक्सिमम सरकार ने कहा जितना आपको फायदा हुआ है उतना हम टैक्स लेंगे। अच्छा, एक और एग्जाम्पल समझना। वैल्यू थी 60 रुपए, आपने 20 कितने पे दिया, आपने सेल कर दिया इसको, अज्यूम करो आपने सेल कर दिया इसको, सेल कर दिया मैंने 120 पे। अब मुझे बताओ फायदा कितने का हुआ। तो अगर आप लॉजिकली देखोगे, तो आपको फायदा कितना हुआ, सेल प्राइस कितनी है 120 माइनस एक्सपेंडिचर रिमेनिंग अलाउड कितना है 60, तो आपको फायदा कितने का हुआ, 60 रुपए का फायदा हुआ। आपने डिडक्शन कितना ले लिया था, 40 रुपए का। तो सरकार कहती है कि भाई देखो आपको फायदा 40 का 60 का हुआ है, लेकिन आपने हमें चूना कितना लगाया था, 40 रुपए। तो हम विचवर इज लोअर, विचवर इज लोअर का क्या करेंगे, विचवर इज लोअर आपका टैक्सेबल कर देंगे, मतलब 40 रुपए आपकी क्या हो जाएगी, बेसिकली 40 रुपए आपकी इनकम मान ली जाएगी। कहानी समझ में आ गई। तो अगर मेरी सेल प्राइस किससे ज्यादा है, मेरी सेल प्राइस ज्यादा है किससे, एक्सपेंडिचर रिमेनिंग अनअलाउड से, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि मेरा फायदा कितना हुआ, मैंने सरकार को चूना कितना लगाया, विच एवर इज लोअर का क्या हो जाएगा, बेसिकली विच एवर इज लोअर का क्या हो जाएगा, इनकम मेरी टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज समझना। अब एक्सेस ऑफ कॉस्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्सेस ऑफ कॉस्ट अप टू सेल प्राइस ऑफ कोर्स क्या है, मेरी कैपिटल गेन, मतलब 100 रुपए की चीज को मैंने 120 में बेच दिया, 100 रुपए की चीज को मैंने क्या करा, 120 में बेच दिया, तो सरकार कहती है 20 रुपए क्या हो जाएगा, मेरा कैपिटल गेन हो जाएगा, 20 रुपए आपको जो है क्या करना पड़ेगा, कैपिटल गेन पे टैक्स पे करना पड़ेगा। इजी, आपको समझ में आ गई कहानी। अच्छा, एक और चीज देखना, एक और चीज समझते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। केस नंबर 3 पढ़ते हैं, केस नंबर 3 क्या दे रखा है, कॉस्ट थी वही, कॉस्ट 100 रुपए, लाइफ 4 साल, लाइफ 10 साल, 4 साल में मैंने कितना डिडक्शन ले लिया, 40 का।
अच्छा, मेरा वैल्यू कितनी बची है? 60 रुपए। मैंने पूरा लाइसेंस ट्रांसफर नहीं करा है, पार्ट ऑफ द लाइसेंस ट्रांसफर करा है, और पार्ट कितने पे ट्रांसफर करा? 10 रुपए में ट्रांसफर कर दिया, तो मेरी वैल्यू कितनी हो गई? 50। तो सरकार कहती है कि अगर आप क्या करते हो, पार्ट ऑफ द लाइसेंस ट्रांसफर करते हो, तो आपको जितना भी सेल अमाउंट मिला है उस पार्ट का, उसको अपनी वैल्यू में से लेस कर दो, जो बैलेंस अमाउंट बचा उसको क्या कर देंगे अपन? अमोर्टाइज कर देंगे, अमोर्टाइज कर देंगे ओवर द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द लाइसेंस या फिर स्पेक्ट्रम। तो देखो कितना डिडक्शन मिलेगा मुझे? अनअलाउड कितना है? 60 माइनस एक्सीएल प्रोसीड कितनी थी? 10, तो 60 माइनस 10 अपॉन अनएक्सपायर्ड रिलेवेंट नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, तो कितने प्रीवियस ईयर बचे हैं उसको उसमें डिवाइड कर दूंगा। फॉर एग्जांपल अपने प्रीवियस ईयर कितने बचे? 4 साल खत्म हो चुके थे, तो बचे 6, तो मुझे डिडक्शन कितना मिलेगा? 50 डिवाइड बाय 6 का मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। आपको कहानी समझ में आ गई? फिर मैंने आपको बताया कि इस पे आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, आपको हम एक ही एक्सपेंडिचर देंगे। हमने आपको जो है 35 क्या है? एबीबी और एबीए, 35 एबीबी और एबीए के अंदर अपन ने क्या करा? आपको डिडक्शन दे दिया, तो 35 एबीबी ये रहा और एबीए ये रहा। तो सरकार ने कहा कि भाई हम आपको 35 एबीबी और एबीए के अंदर डिडक्शन दे रहे हैं, तो हम आपको डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करेंगे। आपको लॉजिकली मैंने पूरा समझा दिया कि भाई किस तरह से टैक्सेबल होगा। इसको रट के मत जाना, रट के मत जाना, रट के जाओगे तो भूल जाओगे। आपको लॉजिकली समझना पड़ेगा कि भाई अगर सेल प्राइस मेरी कम है, एक्सपेंडिचर मीनिंग अनअलाउड से, तो मेरा जो नुकसान है वो मेरा क्या हो जाएगा? मेरा एज अ डिडक्शन में क्लेम कर सकता हूँ। अगर सेल प्राइस मेरी एक्सपेंडिचर रिमेनिंग अनअलाउड से ज्यादा है, तो मुझे क्या करना है? मुझे ये देखना है कि मेरा फायदा कितना हुआ, सरकार को चूना कितना लगाया, विचवर इज लोअर का मेरे को क्या हो जाएगा? टैक्स पे करना पड़ जाएगा। और अगर मेरा जो है सेल प्राइस, मैंने क्या करा? पार्ट ऑफ द लाइसेंस ट्रांसफर कर दिया, तो मैं क्या करूंगा? सेल प्राइस को किसमें से लेस कर दूंगा? वैल्यू में से लेस कर दूंगा, मतलब अनअलाउड खर्चे में से लेस कर दूंगा। जो बैलेंस बचा उसको मैं क्या कर दूंगा? उसको मैं क्या कर दूंगा? अमोर्टाइज कर दूंगा ओवर द रिमेनिंग नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर। इधर तक कहानी समझ आ गई? आपको एक टॉपिक करा देते हैं एक्चुअल कॉस्ट का, तो ये रहा। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो, कोई भी एसेट खरीदते हो, तो आपको क्या मिलेगा? उस पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने 100 रुपए की कोई एसेट खरीदी, तो मेरी एक्चुअल कॉस्ट क्या हुई? 100 रुपए हुई। तो सरकार ने कहा एक्चुअल कॉस्ट का मतलब है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट का मतलब है जो भी अमाउंट आप पे करते हो। लेकिन अगर मैं 100 रुपए की एसेट खरीद के लेके आया, थोड़ा बहुत अमाउंट सरकार ने मुझे रिम्बर्स कर दिया। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने 100 रुपए की एसेट खरीदी और फॉर एग्जांपल 10 रुपए सरकार ने आपको क्या कर दिया? रिफंड दे दिया, फिर सब्सिडी दी, तो अपन उसको क्या करते हैं? एक्चुअल कॉस्ट में से लेस करते हैं। तो अपन को क्या करना है? एक्चुअल कॉस्ट का मतलब है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एसएससी as reduced by that portion of the cost which has been made directly or indirectly by any other person या authority। ठीक है, तो मैंने आपको उधर भी समझाया था गवर्नमेंट ग्रांट के केस में, क्या अगर गवर्नमेंट ग्रांट देती है रिलेटेड टू एसेट मिलता है, तो अपन क्या करते हैं? एक्चुअल कॉस्ट में से कम करते हैं। तो एक्चुअल कॉस्ट की डेफिनेशन में मैंने वही पढ़ा कि भाई एक्चुअल कॉस्ट मतलब जो आपने पैसा दिया है, लेकिन अगर आपको कुछ पैसा वापस मिल गया है या फिर इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, ग्रांट या फिर रिफंड, तो क्या हो जाएगा? एक्चुअल कॉस्ट में से लेस हो जाएगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी 43 में कि भाई आप कैश पेमेंट नहीं कर सकते 10,000 से ज्यादा का। अगर आपने 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट कर दिया तो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर आप क्या कर दिया, आपने करंट टाइम में कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी 1 करोड़ की और कैश में पेमेंट कर दिया, तो वो आपका एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, उसका आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। देखो, कस्टम ड्यूटी क्लेम्ड एज रिफंड हैज टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द एक्चुअल कॉस्ट। तो मैंने आपको ऊपर एक्चुअल कॉस्ट की डेफिनेशन नहीं पढ़ा ना कि भाई अपन को रिड्यूस करना पड़ेगा दैट पोर्शन ऑफ द कॉस्ट जो आपको वापस मिल चुका है। तो कस्टम ड्यूटी आपको रिफंड मिल गई ना, कस्टम ड्यूटी आपको रिफंड मिल गई, मतलब आपका एक खर्चा है ही नहीं, तो आपके ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा नहीं, इसका आपको डेप्रिसिएशन भी मिलेगा नहीं। अच्छा, अपन ने चीज पढ़ी थी कि साइंटिफिक रिसर्च के एसेट को अगर आप क्या करते हो, अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के एसेट को क्या करते हो? बेचते हो। सेक्शन 35 में अपन ने चीज पढ़ी थी कि अगर साइंटिफिक रिसर्च के एसेट को अगर आप बेचते हो, तो जो भी अमाउंट आपको मिलता है वो क्या होता है? टैक्सेबल होता है। मैंने क्या करा? साइंटिफिक रिसर्च के एसेट को बेचा नहीं, लेकिन अपने बिजनेस के लिए यूज करना चालू कर दिया, तो मैंने उधर तो पूरा डिडक्शन ले लिया था ना। तो सरकार कहती है कि भाई अब आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या हो जाएगी? नील हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कोई एसेट को साइंटिफिक बिजनेस से नॉर्मल बिजनेस में लेके आ रहा हूँ, ठीक है, तो अपने इस डब्ल्यूडीवी में ऐड करूंगा ना। डब्ल्यूडीवी बोले तो ब्लॉक ऑफ एसेट में इस एसेट को ऐड करूंगा, तो सरकार कहती है ऐड तो कर लो, लेकिन वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि आपने उधर 100% डिडक्शन ले लिया है पहले से ही। अच्छा, एक और चीज समझते हैं सबसे पहले पेज नंबर 1 पे आ जाते हैं। इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड, इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड में आपको एक चीज बताई थी कि भाई कौन कौन सी इनकम चार्जेबल होती है। पीजीपी इनकम अपन ने पढ़ लिया था। 3580 का मैंने कोई भी एसेट बेचा, तो जो भी अमाउंट मिला इधर तक चार्जेबल हो जाता है। फिर देखना, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री ऑन इट्स कन्वर्जन एज कैपिटल एसेट। अच्छा, पीएनएल अकाउंट बनाते हैं अपन, ये मेरा हो गया पीएनएल अकाउंट। देखना, इधर मेरे पास क्या था? ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी थी। ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी थी कितने की? 10 रुपए की। ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी थी 10 रुपए की। अगर मैं इसको बेचता, फॉर एग्जाम्पल मैं 20 में बेचता, तो मैं क्या करता? इसकी फेयर मार्केट वैल्यू आज की डेट पे अज्यूम करो, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू, जस्ट अ सेकंड, तो मैं आपको बता रहा था कि भाई मेरी कोई पीएनएल अकाउंट है, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी की है? मेरी 10 रुपए की है। मैंने उस इन्वेंट्री को अगर मैं बेचता हूँ, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए है। फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? 20 रुपए है। और उस इन्वेंट्री को अगर मैं क्या करता हूँ, उस इन्वेंट्री को अगर मैं बेचता हूँ, तो क्या करूंगा? पीएनएल में क्रेडिट करूंगा, राइट। तो मेरा प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा? प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 10 रुपए। तो सरकार कहती है कि अगर आप क्या करते हो, अपनी इन्वेंट्री को ना बेच के अपनी इन्वेंट्री को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर लेते हो, इसका मतलब क्या है कि मैंने, मेरे पास कोई इन्वेंट्री थी, मेरे पास कोई एसी पड़ी थी, मैं एसी का बिजनेस कर रहा था, उस एसी को मैंने क्या करा? कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर लिया, अपने ऑफिस में लगा लिया। तो सरकार कहती है कि अपन क्या करेंगे? आपका जो पीएनएल अकाउंट है ना, उसको क्रेडिट कर देंगे। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री ऑन इट्स कैपिटल एसेट आपकी क्या बन जाएगी? इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड। इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड मतलब आपकी पीजीपी बन जाएगी। तो अपन को क्या करना है?
आपने क्या करा, करंट ईयर में इन्वेंट्री को बेचा नहीं, लेकिन कन्वर्ट कराने है तो सरकार कहती है कि भाई फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री ऑन कन्वर्जन ऑफ इट्स कैपिटल एसेट आपकी क्या बन जाएगी, पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगी। तो इधर इनकम बनाऊंगा कितने की, मैं इधर इनकम बनाऊंगा 20 रुपए की, फेयर मार्केट वैल्यू क्या है 20 रुपए की, तो मेरा प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा 10 रुपए। कहानी समझ में आ गई ना। मतलब बेसिकली मैं इन्वेंट्री को बेच नहीं रहा, मैं इन्वेंट्री को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने का अल्टीमेटली मतलब एक ही हो गया ना। कन्वर्ट करने का मतलब क्या हो गया कि मैंने एक तरह से इस इन्वेंट्री को क्या करा, बेच दिया। एक तरह से इस इन्वेंट्री को क्या करा, बेच दिया। तो मैं अपनी बुक्स में 20 रुपए क्या दिखाऊंगा, 20 रुपए मेरी एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी। मेरी जो फेयर मार्केट वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू एसी की क्या हो जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी। और 20 रुपए मुझे फ्यूचर में क्या मिलेगा, डेप्रिसिएशन मिलेगा। ये तो हो गया एक पार्ट। और दूसरा पार्ट क्या है, ये जो 20 रुपए मेरी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। कहाँ इनकम टैक्सेबल होगी, देखो ये रहा। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन द कन्वर्जन इनटू कैपिटल एसेट। कहानी समझ आ गई ना, इजी है। तो अगर आपने क्या करा, इन्वेंट्री को कन्वर्ट कर दिया कैपिटल एसेट में, तो सरकार कहती है कि भाई आपने ऑल्दो सेल तो नहीं करी है, लेकिन क्या करा है, ये इसको हम सेल ही मानेंगे। और आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेंट्री को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। मतलब पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आपने क्या करा, पीएनएल अकाउंट को 20 रुपए से क्रेडिट कर दिया। और 20 रुपए क्या है, मेरा फेयर मार्केट वैल्यू है। तो मेरा पीएनएल कितना हो गया, 10 रुपए का हो गया। इधर तक कहानी समझ आ गई। एंड फिर जो मेरा डेप्रिसिएशन है वो किस में मिलेगा, एक्चुअल कॉस्ट में मिलेगा। और एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी मेरी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द रेट ऑफ कन्वर्जन। तो मेरी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, 20 रुपए। तो 20 रुपए में मुझे जो है बेसिकली फ्यूचर में डेप्रिसिएशन मिलता रहेगा। तो सीधी सी बात, एक और आप लॉजिकली एक और चीज समझ सकते हो, अगर आपको मैं थोड़ा बेसिक समझाऊं कि भाई आपने जो पीएनएल अकाउंट है उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री आ रही है 10 रुपए की। अब पीएनएल, अब इस इन्वेंट्री, ये मेरी इन्वेंट्री नहीं रही, इन्वेंट्री नहीं, जिसको मतलब पीएनएल से हटाना पड़ेगा ना। ये इन्वेंट्री नहीं रही, इसका मतलब मुझे इसको पीएनएल से हटाना पड़ेगा। तो सरकार ने कहा पीएनएल से हटाने के लिए एक ही तरीका है, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। अब क्रेडिट एक तो होता है कॉस्ट पे क्रेडिट कर दूं। अगर मैं कॉस्ट पे क्रेडिट करूंगा तो बात तो एक ही है। 10 रुपए क्रेडिट करूंगा तो 10 रुपए मेरी एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी। तो बात एक ही हो गई। और अगर मैंने क्या करा, 20 रुपए पे क्या करा, क्रेडिट कर, तो मतलब 10 रुपए मेरी इनकम हो गई। लेकिन मैंने इधर क्या करा, 10 रुपए एडिशन डाल दिया। इसका मतलब ये कि फ्यूचर में मैं 10 रुपए पे डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा। तो बात एक ही है। मैंने क्या करा, इन्वेंट्री को अगर कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करा तो बात तो एक ही होती है। पीएनएल को ज्यादा इंपैक्ट आता नहीं है। इधर मेरा 10 रुपए भी क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया। तो फ्यूचर में मुझे 10 रुपए ज्यादा डेप्रिसिएशन भी तो मिलेगा ना। तो लॉजिकली मैंने आपको पूरा समझा दिया बेसिक से कि अपन ऐसा कर क्यों रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप क्या करते हो, अपनी इन्वेंट्री को कन्वर्ट करते हैं इनटू कैपिटल एसेट। अगर आपने क्या करा है, अपनी इन्वेंट्री को कन्वर्ट करा इनटू कैपिटल एसेट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पीएनएल को क्रेडिट करना पड़ेगा फेयर मार्केट वैल्यू से, क्योंकि अपने को पीएनएल अकाउंट से इन्वेंट्री को हटाना है ना। एंड नंबर टू आपकी जो आपने जो एसी, अब एसी क्या है, आपकी कैपिटल एसेट। तो उस एसी की कैपिटल एसेट क्या होगी, जो आपने फेयर मार्केट वैल्यू ली है फॉर द पर्पस ऑफ पीएनएल कैलकुलेशन। ठीक है, तो वही चीज बता रहा है कि जो अपनी एक्चुअल कॉस्ट है, किसकी एक्चुअल कॉस्ट है, किसकी, एसआईटी इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट। एसआईटी इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट, उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द रेट ऑफ कन्वर्जन। बात ही की है। अगर मैं क्या करता हूँ, फेयर मार्केट वैल्यू पे टैक्स पे करता हूँ, तो उतने जो बैलेंस अमाउंट है उससे मुझे टैक्स पे करना पड़ जाएगा, लेकिन फ्यूचर में इतना अमाउंट मुझे डेप्रिसिएशन भी मिल जाएगा। अब देखना, आपने कोई सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली। आप एक बिजनेस चला रहे हो, मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ। मैंने आपको कहा कि भाई देखो, आपके पास एक प्लांट एंड मशीनरी ना, उसकी डब्ल्यूडीवी फॉर एग्जांपल आपकी किताब में क्या है, 0 है। तो मैंने आपसे एक चीज कही कि भाई आपके पास ये जो डब्ल्यूडीवी है ना, ये जो एसेट है ना, इसको मुझे बेच दो और इसकी वैल्यू कर दो 1000 रुपए। तो मेरी बुक्स में उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 रुपए आ जाएगी। मेरी बुक्स में उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 रुपए आ जाएगी। अच्छा, उसकी ऑल दो डब्ल्यूडीवी क्या है, 0 है, लेकिन उसने मुझे 1000 रुपए बेच दिया और मैं 1000 रुपए डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी खरीद के, सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी खरीद के एक फिजूल अमाउंट पे खरीद के क्या कर रहा हूँ, फ्यूचर में डेप्रिसिएशन लेना चाहता हूँ ताकि मेरा टैक्स कम हो। तो सरकार कहती है क्या, कि अगर आप क्या कर रहे हो, सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी को खरीद रहे हो, सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी को खरीद रहे हो, तो जो असेसिंग ऑफिसर है, असेसिंग ऑफिसर बोले तो जो आपकी इनकम टैक्स को वेरीफाई करेगा, इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करेगा, तो जो असेसिंग ऑफिसर है वो चाहे तो क्या कर सकता है, बेसिकली अमाउंट को डिटरमिन कर सकता है। तो असेसिंग ऑफिसर कह सकता है भाई आपने अपनी किताब में इस एसेट की वैल्यू 1000 रुपए दिखा रखी है, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू है 0, तो आपको जो है फ्यूचर में डेप्रिसिएशन नहीं देंगे। तो आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप क्या करते हो, कोई सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हो, तो असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है। असेसिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, एक अमाउंट को डिटरमिन कर सकता है जो एक्चुअल में इसका अमाउंट होना चाहिए था। इधर तक कहानी समझ आ गई। तो आप सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो, किसके लिए खरीद रहे हो, फॉर द पर्पस ऑफ रिडक्शन ऑफ टैक्स। मैंने आपको एग्जांपल से भी समझा दिया। मैंने आपसे सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, 1000 रुपए की खरीद ली। मैंने उसको बोला कि भाई तू मुझे 1000 रुपए में दे दे, मैं 1000 रुपए पे डेप्रिसिएशन लूंगा फ्यूचर में। उसकी एक्चुअल वैल्यू 0 है, उसकी एक्चुअल में प्लांट एंड मशीनरी की उसकी बुक्स में वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसके केस में क्या होगा, मैं ज्यादा डेप्रिसिएशन लेके अपना टैक्स कम करना चाहता हूँ, सरकार ने कह दिया एओ आपको पकड़ लेगा। अगर एओ कहता है भाई आपको क्या करना है, इसको अपनी बुक्स में 0 पे रिकॉर्ड करना है, तो आपको 0 पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखना, रीएक्वायर्ड एसेट ऐसे समझते हैं। रीएक्वायर्ड एसेट को आप ऐसे समझो, मेरी किताब में एक एसेट थी, उसकी डब्ल्यूडीवी कितनी आ रही है, 40 रुपए। मेरी किताब में एक एसेट थी, उसकी डब्ल्यूडीवी कितनी आ रही है, 40 रुपए। मैंने आपको वो एसेट बेची और उस आपसे ऐसे वो एसेट खरीद ली कितने में, खरीद ली फॉर एग्जाम्पल, परचेज कर ली 100 रुपए में। ठीक है, तो एसेट थी मेरे पास थी, 40 रुपए की वैल्यू थी, मुझे फ्यूचर में डेप्रिसिएशन कितने में मिलता, 40 में मिलता। मैंने आपको बेची,
₹100 में आपने मुझे वापस भेज दी कितने पे? ₹100 में, ठीक है? तो आपको वो चीज़ ₹100 में आपने मुझे वापस भेज दी ₹100 में। तो मेरी बुक्स में हमें कितने की वैल्यू दिखा दी मैंने? ₹100 की। तो सरकार कहती है अच्छा टोपी पहना रहे हो, रीएक्वायर्ड एसेट। एक एसेट थी जो आपके पास पहले से थी, एक एसेट थी जो आपके पास पहले से थी, अभी भी आपके पास है, लेकिन आपने क्या करा? ₹100 पे दिखा दी। तो सरकार क्या कहती है? आपको जो है एक्चुअल कॉस्ट कितने पे रिकॉर्ड करना है? डब्ल्यूडीवी मतलब कितना? 40 और डब्ल्यूडीवी और एक्चुअल प्राइस व्हिचएवर इज लेस। तो एक्चुअल प्राइस कितना है? एक्चुअल प्राइस फॉर व्हिच द एसेट इज रीएक्वायर्ड। मैं कितने पे रीएक्वायर करी? ₹100 की। तो मुझे अपनी बुक्स में इसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी दिखानी पड़ेगी? ₹40। तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी हो जाएगी मेरी? 40। कहानी समझ में आ गई? सरकार ने कहा टोपी पहना रहे हो हमें, एक एसेट आपके पास थी, अभी भी आपके पास है, लेकिन अब आपके पास ज्यादा की वैल्यू की है, ये गलत बात है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? डब्ल्यूडीवी मेरे पास पहले कितनी थी? 40। मैंने रीएक्वायर कितने पे करी? ₹100 भी। तो व्हिचएवर इज लोअर क्या होगा? मेरा एक्चुअल कॉस्ट में आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखना, डब्ल्यूडीवी थी 40, मैंने परचेज करी 20 पे। सरकार कहती है अच्छा टोपी पहना रहे हो हमें, लेकिन हमारा ही फायदा कर रहे हो, कोई बात नहीं। 40 और 20, 40 और 20, ओहो चल बे मूर्ख, 40 और 20, विच ओवर इज लोअर मतलब अब आपको जो है आपकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। मतलब आपने एसेट बेची 40 में, खरीदी 20 में, तो सरकार कहती है अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पे टोपी बनाई है, लेकिन हमारा ही फायदा हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 40 और 20, आपकी जो है 20 रुपए एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी। तो फ्यूचर में आप 40 रुपए पे डेप्रिसिएशन ले सकते थे, अब आपको डेप्रिसिएशन कितने पे लेना पड़ेगा? 20 रुपए में लेना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम में बहुत टेस्ट करता है ये आपके पीजीपी के क्वेश्चंस में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आप सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हो और अगर सरकार को टोपी बनाने के लिए आपने खरीदी है तो एओ आपको पकड़ लेगा, ठीक है? फिर अगर आपने कोई एसेट को रीएक्वायर करा है तो सरकार ने कह दिया कि आपकी बुक्स में डब्ल्यूडीवी कितनी थी, आपने वापस कितने में एक्वायर करी? विचेवर इज लोअर पे आपको फ्यूचर में डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब बात करते हैं सेल एंड लीज बैक की। सेल एंड लीज बैक की बात करते हैं। सेल एंड लीज बैक देखना क्या हो रहा है। अब देखो अपन पॉइंट देख रहे हैं सेल एंड लीज बैक का। देखना क्या है, एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, इसकी बुक्स में डब्ल्यूडीवी है 40 रुपए की एक एसेट की। इसने क्या करा? ये एसेट इसको बेची, कितने बेची? सेल प्राइस रखी 100 रुपए। अच्छा वापस क्या करी? लीज पे ले ली। तो एक एसेट की जरूरत किसको थी? ए को थी। ए ने क्या करा? उसकी बुक्स में वैल्यू थी डब्ल्यूडीवी 40, ए अगर फ्यूचर में डेप्रिसिएशन लेता तो 40 पे लेता। इन्हें क्या करा? इस एसेट को बेचा 100 रुपए पे इसको, और 20 से वापस ले लिया लीज पे। मतलब अब एसेट वापस किसके पास आ गई? ए के पास आ गई। यूज कौन कर रहा है? ए कर रहा है। अच्छा इसका ट्रांजेक्शन का रिजल्ट ये निकला कि भाई जो एसेट की वैल्यू थी 100 रुपए, इस 100 रुपए पे फ्यूचर में कौन लेगा डेप्रिसिएशन? 20 रुपए लेगा, बी लेगा। तो बेसिकली इस 100 रुपए पे डेप्रिसिएशन फ्यूचर में कौन ले लेगा? बी ले लेगा। अब मुझे बताओ डेप्रिसिएशन कितना मिलना चाहिए था? 40 पे डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए था, लेकिन सरकार को अब चूना लगा के डेप्रिसिएशन कितने पे लिया जा रहा है? 100 रुपए पे लिया जा रहा है। तो सरकार कहती है, सरकार ने बेसिकली ये कहा कि भाई अगर आप क्या कर रहे हो? सेल एंड लीज बैक करते हो, अगर आप क्या करते हो? सेल एंड लीज बैक का कोई ट्रांजेक्शन करते हो, तो एसेट अभी किसके पास आई? बी के पास आई। तो बी की बुक्स में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? डब्ल्यूडीवी इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन हु सोल्ड इट। सरकार ने कह दिया कि भाई डब्ल्यूडीवी इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन हु सोल्ड इट, जो बेच रहा है उसकी बुक्स में डब्ल्यूडीवी कितनी है वो उठा लो। तो मुझे बताओ इसने एसेट बेची 40 रुपए की इसको और लीज पे ले ली, तो सीधी सी बात है ना, अब जो बी डेप्रिसिएशन लेगा वो भी 40 पे लेगा, तो सरकार को अब चुना है कोई नहीं लगा पाएगा। सरकार ने कहा कि अगर सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन हो रहा है, अगर सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन हो रहा है तो बेसिकली जिस पर्सन के पास अब एसेट आ गई मतलब बी, तो बी की बुक्स में एसेट की वैल्यू क्या होगी? डब्ल्यूडीवी इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन हु सोल्ड इट, ठीक है? तो मैंने आपको कंसेप्चुअली समझाया, अगर आप ये कंसेप्चुअली समझ के इनको याद करोगे तो आपको ज्यादा रिटेन रहेगा। अगर आप रट लोगे कि भाई सेल एंड लीज बैक में डब्ल्यूडीवी इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन हु सोल्ड इट आता है, तो आप भूल जाओगे। आपको समझना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, डब्ल्यूडीवी इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन हु सोल्ड इट क्यों हुआ? क्योंकि जो है मैं ज्यादा पे बेच के सामने वाला बंदा ज्यादा पे डिप्रिसिएशन क्लेम कर रहा था, तो सरकार ने कह दिया भाई अगर ऐसा है तो जो बंदा अब डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा वो कितने पे क्लेम करेगा? उसी अमाउंट पे क्लेम करेगा जो अमाउंट किसने शो कर रखा है, जिस पर्सन ने बेचा है उसकी बुक्स में जो डब्ल्यूडीवी आ रही थी उस पे शो कर रखा है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है कि भाई होल्डिंग कंपनी ने कोई अपनी एसेट ट्रांसफर करी सब्सिडी कंपनी को, ठीक है? मैं एक होल्डिंग कंपनी हूँ, मैंने अपनी कोई सब्सिडी कंपनी को एक एसेट ट्रांसफर करी, तो सब्सिडी कंपनी की बुक्स में उस एसेट की वैल्यू क्या होगी? तो सरकार ने कहा डब्ल्यूडीवी इन द हैंड्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो डब्ल्यूडीवी इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर, जो ट्रांसफर कर रहा है उसके बुक्स में कितनी वैल्यू आ रही थी उसी वैल्यू पे आपको क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगेन वही चीज है ताकि सब्सिडी कंपनी ज्यादा पे डेप्रिसिएशन क्लेम ना कर सके, ठीक है? अच्छा एक और चीज अपन आगे जाके अपन समझेंगे, कैपिटल गेन में जब ऐसा कुछ केस होता है जहां पर होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी को कोई एसेट ट्रांसफर करती है तो उसमें कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होता है। ये सब कैपिटल गेन की बातें। अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी को कोई एसेट ट्रांसफर करी, डीमर्ज कंपनी ने रिजल्टिंग कंपनी को कोई एसेट ट्रांसफर करी, या फिर अमलगमेटेड कंपनी ने अमलगमेटिंग को कोई एसेट ट्रांसफर करी, तो उस पे क्या होगा? जो ट्रांसफरी है वो अपनी बुक्स में एक्चुअल कॉस्ट कितने पे दिखाएगा? जो डब्ल्यूडीवी आ रही थी किसकी बुक्स में? ट्रांसफर की बुक्स में आ रही थी ऑन द डेट ऑफ अमलगमेशन या फिर ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। अच्छा एक और पॉइंट समझना, एक और पॉइंट देखना क्या दे रखा है। आपकी कोई पर्सनल बिल्डिंग थी,
आपकी कोई पर्सनल बिल्डिंग थी, आप अपनी बिज़नेस में उसको यूज़ करने लग गए। मतलब आपने क्या करा, अपनी पर्सनल बिल्डिंग को कन्वर्ट कर दिया बिज़नेस की बिल्डिंग में। तो सरकार कहती है कि आप अपनी किताबों में बिल्डिंग को रिकॉर्ड करोगे, उस पे डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे, किस अमाउंट पे क्लेम करोगे? तो सरकार ने कहा, जब आप अपनी पर्सनल बिल्डिंग को खरीद के लेके आए थे, उसकी एक्चुअल कॉस्ट पकड़ लो। तो आप क्या पढ़ोगे? एक्चुअल कॉस्ट पकड़ लोगे, माइनस कर दोगे आज तक का डीम्ड डेप्रिसिएशन, मतलब रिड्यूस कर दोगे अमाउंट इक्वल टू द डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड एट द रेट्स इन फोर्स दैट वुड हैव बीन अलाउएबल हैड द बिल्डिंग बीन यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिज़नेस ऑपरेशन सिंस द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन बाय द एसएससी। मतलब बेसिकली 10 साल पहले आपने कोई बिल्डिंग खरीदी थी 10 करोड़ की, 6 साल बाद 6 साल बाद आप क्या कर रहे हो? उस बिल्डिंग को अपने बिज़नेस में लेके आ गए। तो सरकार कहती है कि 10 साल पहले आपने जो बिल्डिंग को खरीदी थी उसकी एक्चुअल कॉस्ट पकड़ो, 6 साल का डेप्रिसिएशन आप लेस कर दो, 6 साल का डेप्रिसिएशन डीम्ड लेस कर दो, जो अब वैल्यू आती है डब्ल्यूडीवी, उस पे आपको अपनी बिल्डिंग को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इतनी कहानी समझ आ गई? जनरली ऐसा करा है इसलिए क्योंकि जो बिल्डिंग की वैल्यू अगर मैं 10 करोड़ रख लेता, तो 10 आगे जाके मुझे 10 करोड़ पे डेप्रिसिएशन मिलता। लेकिन सरकार कहती है कि बिल्डिंग जैसी चीज़ों की वैल्यू कम होती रहती है, उस पे डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए था। तो अब क्या करेंगे हम? 10 करोड़ में से 6 साल का डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। मतलब उसको लेस कर दो, कैलकुलेशन के लिए लेस कर दो, उसका हम डिडक्शन नहीं दे रहे आपको। 10 करोड़ में से आज तक का डेप्रिसिएशन हटा दो, जो बचता है, डब्ल्यूडीवी बचती है, उसको अपनी किताबों में एज़ अ एसेट को रिकॉर्ड करो और इस अमाउंट पे आप क्या करो? डेप्रिसिएशन क्लेम करो। ठीक है? तो ये बस एक ही केस है, सिर्फ बिल्डिंग का केस है। अगर आप क्या कर रहे हो? अपनी पर्सनल बिल्डिंग को बिज़नेस में लेके आ रहे हो, तो सरकार कहती है एक्चुअल कॉस्ट में से डीम्ड डेप्रिसिएशन को लेस करके जो वैल्यू आती है उस पे रिकॉर्ड करो। ये सिर्फ बिल्डिंग का केस है। अगर आप पर्सनल कार ले आए, पर्सनल मोटर कार ले आए, पर्सनल मोबाइल फ़ोन ले आए, पर्सनल एसी ले आए, उन सब में ये अलाउ नहीं है। उन सब पे क्या होगा? जो एक्चुअल कॉस्ट थी उसे भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये किसके लिए था? सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग के लिए था। ये बेसिकली किसके लिए था? सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग के लिए था। अगर आप अपनी बिल्डिंग को क्या करते हो? बिज़नेस में ले आते हो, तो सरकार ने कहा कि जो भी एक्चुअल कॉस्ट है माइनस क्या कर दो? आज तक का डेप्रिसिएशन लेस कर दो, जो अमाउंट आता है उस पे रिकॉर्ड करना। और ये डेप्रिसिएशन जो हमने आज तक का माइनस करा है, ये आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये तो बस हम कैलकुलेशन करने के लिए निकाल रहे हैं कि भाई आज की डेट में इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, उस वैल्यू पे इसको रिकॉर्ड कर लो। आपको कोई एसेट गिफ्ट में मिल गई, आपको कोई एसेट गिफ्ट मिल गई, तो मुझे बताओ, आपको कोई एसेट गिफ्ट में मिल गई, तो आप क्या करोगे? उस पे डेप्रिसिएशन तो क्लेम करोगे ना। तो सरकार कहती है जिसने आपको गिफ्ट दी है, मतलब प्रीवियस ओनर की डब्ल्यूडीवी पकड़ लेना। प्रीवियस ओनर की करना डब्ल्यूडीवी पकड़ लेना। तो जिस सामने वाले बंदे ने उसको ₹100 में खरीदा था, ठीक है? उसने उस पे डेप्रिसिएशन ले लिया फॉर एग्जांपल ₹40 का, तो उसकी किताबों में वैल्यू कितनी है? ₹60। उसने एसेट आपको गिफ्ट कर दी, तब डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करेगा? मैं क्लेम करूँगा। तो डेप्रिसिएशन मैं क्लेम करूँगा, किस वैल्यू पे क्लेम करूँगा? वही डब्ल्यूडीवी ₹60 पे मैं क्लेम कर लूँगा। ईज़ी है। आप इंडिया के बाहर रहते थे, आप इंडिया के बाहर रहते थे, आप अब क्या कर रहे हो? उस बाहर से कोई एसेट को अपने इंडिया के बिज़नेस में लेके आ रहे हो। सरकार कहती है कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपका कॉस्ट बनता था, जितने में आपने बिल्डिंग खरीदी थी, जितने में कोई एसेट खरीदा था, माइनस कर दो आज तक का डेप्रिसिएशन, जो अमाउंट बच के आता है, वो आपका क्या हो जाएगा? एक्चुअल कॉस्ट मान लिया जाएगा। सो एक्चुअल कॉस्ट reduced by amount equal to the depreciation calculated at the rate in force that would have been allowable had the asset been used in India for the purpose of business operation since the date of its acquisition by the SSC। ठीक है? तो जो अपने बिल्डिंग वाला केस पढ़ा ना, जो अपन ने बिल्डिंग वाला केस पढ़ा, एग्जैक्टली वही चीज है। और ये कौन सा केस है? जब एसेट इज एक्वायर्ड आउटसाइड इंडिया, एसएससी ने बाहर खरीदा है, बीइंग एन एनआर एंड सच एसेट इज ब्रॉट बाय हिम टू इंडिया एंड यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है? तो एक्चुअल कॉस्ट का मतलब समझ में आ रहा है ना आपको? एक्चुअल कॉस्ट का मतलब बेसिकली इतना है कि भाई हम किस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। सारे आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, सारे इंपॉर्टेंट है। 35 एडी का मैंने आपको समझा ही दिया था। 35 एडी में अपन ने क्या देखा था कि भाई मेरी कोई एसेट है जो मैं 35 एडी के बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूँ। मैंने क्या करा? उसको ट्रांसफर कर दिया अपने नॉर्मल बिजनेस में। तो अगर आप ऐसा करते हो, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी उधर कि भाई आपको टैक्स पे करना पड़ता है। कितने अमाउंट पे टैक्स पे करते हो? टोटल डिडक्शन माइनस आज तक का डेप्रिसिएशन। तो जो बैलेंस अमाउंट बच के आता है उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है, और वही आपकी क्या हो जाती है? एक्चुअल कॉस्ट हो जाती है। तो वही चीज अपने इधर लिख रखी है। ठीक है? कहानी समझ में आ गई? इधर तक पूरी आपको कहानी समझ में आई गेस आ गई होगी। तो देखो क्या दे रखा है, where the asset in respect of which deduction is claimed and allowed under 35 AD is deemed to be the income of the SEC in accordance with 35 AD 7B। और ये कब होता है? जब आप अपने साइंटिफिक रिसर्च जब आप अपने 35 AD के बिजनेस एसेट को अपने नॉर्मल बिजनेस में लेके आ जाते हो। ठीक है? ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पस अदर देन द स्पेसिफाइड बिजनेस, एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? shall be the actual cost to the SSE as reduced by the amount of depreciation had the asset been used for the purpose of business calculated the rates in force is the rate of its acquisition। मतलब वही चीज है। अब हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे अपन ने उधर 35 87B के अंदर इनकम निकाली थी, तो जिस इनकम पे आपने टैक्स पे करा था, वही इनकम आपकी क्या हो जाती है? एक्चुअल कॉस्ट हो जाती है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अगर आपने 35 एडी नहीं देख रखा, तो आप पिछले लेक्चर्स में जाके 35 एडी देख लेना। और कोई एसेट में 35 एडी का लेके आता हूं, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है? नील होती है ना। अपन 100% रिडक्शन ले लेते हैं, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या हुई? नील हो गई। ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अपन ने करा क्या था उधर? आपको सबको समराइज कर देता हूँ। टोटल डिडक्शन अपन ने उधर क्या करा था? बेसिकली जितना मैंने डिडक्शन लिया था,
माइनस डेप्रिसिएशन, तो जो अमाउंट बच के आता था ये मेरी इनकम हो जाती थी और ये मेरी क्या हो जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी। सिंपल। और इसका पूरा लॉजिक पूरे लॉजिकली मैंने आपको उधर समझा दिया था। तो एक्चुअल कॉस्ट हो गया आपका पूरा। एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं अपन। देखो क्या दे रखा है। ऑलराइट, तो अपन ने इनिशियली देखा था कि भाई कौन कौन सी इनकम अंडर दैट पीजीपी टैक्सेबल होती है। तो उसमें सबसे पहले अपन ने ये देखा था कि भाई कोई भी बिजनेस की इनकम आपकी क्या होगी, पीजीपी के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। देन वी हर्ड कि सेक्शन 35 एडी का जो भी बिजनेस एसेट होता है उसको अगर आपने ट्रांसफर कर दिया तो जो भी पैसा मिलता है वो क्या होता है, पीजीपी हेड के अंदर टैक्सेबल होता है। फिर मैंने आपको बताया था फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन कन्वर्जन इनटू कैपिटल एसेट, तो इसका भी जो भी अमाउंट होता है, इसका जो भी फेयर वैल्यू होती है वो अपन क्या करते हैं, पीएल में क्रेडिट कर देते हैं, उसको अपनी इनकम बनाते हैं। और ऐसा अपन क्यों करते हैं उसको लॉजिकली मैंने आपको समझाया था। फिर उसके बाद देखना आपको कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है उसका क्या हो गया, टर्मिनेशन हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया। तो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के टर्मिनेशन या मॉडिफिकेशन पे जो भी आपको कंपनसेशन मिलता है वो क्या होगा, आपकी पीजीपी मानी जाएगी। पॉइंट नंबर 3 जो है, आप जब क्या करोगे, म्यूचुअल कंसर्न का टॉपिक करोगे, जब अपन को जो है अच्छी तरह समझ में आएगा, अभी अपन इसको स्किप कर देते हैं। अभी आपको समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहा है। तो जब म्यूचुअल कंसर्न का आप पॉइंट करेंगे तो मैं आपको उधर बता दूंगा कि भाई अपन ने पीजीबी में ऐसा कुछ पॉइंट पढ़ा था। फिर देखना आपने क्या करा, एक्सपोर्ट करा। एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी आपके इंसेंटिव्स होते हैं वो सब क्या होंगे, आपके पीजीपी के अंदर टैक्सेबल होंगे। देन वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजिट का मतलब क्या है कि आप ऐसा अज्यूम करो कि मैं एक लॉयर हूँ, मैंने किसी को सर्विसेज दी, मैंने एक कंपनी को सर्विसेज दी। कंपनी ने क्या करा, मुझे बेसिकली 1 लाख रुपए तो अपनी फीस दे दी और उसके अलावा क्या करा, रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दिया, बोला कि ये मेरा होटल है, इसमें आप 2-3 दिन आराम से रह सकते हो। तो सरकार कहती है कि भाई आप एक प्रोफेशनल हो, आपको जो भी बेनिफिट है परक्यूजिट मिला है, आपको जो भी बेनिफिट है परक्यूजिट मिला है वो क्या होगा, आपका पीजीपी माना जाएगा। तो जो भी फ्री अकोमोडेशन मिला मुझे मिला है उसकी जो भी वैल्यू होगी वो मेरी क्या मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी। देन देखो सम ड्यू टू रिसीव बाय अ पार्टनर, बेसिकली जब अपन टैक्सेशन ऑफ फर्म करेंगे, टैक्सेशन ऑफ पार्टनरशिप करेंगे, जब आपको समझ में आएगा। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई पार्टनर को जो भी पैसा फर्म से मिलता है वो भी उसकी क्या होती है, पीजीपी हो जाती है। फिर देखना आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप एक बिजनेस कर रहे हो, अच्छा सामने वाली कंपनी ने आपको जो है पैसा दिया है, आपको पैसा दिया है कि भाई आप जो है ये स्पेसिफिक तरह की एक्टिविटी नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं और मेरा पार्टनर बिजनेस चला रहे थे, अच्छा हमारी लड़ाई हो गई, हम क्या हो गए, सेपरेट हो गए। तो बेसिकली मेरा पार्टनर मुझे कुछ कंपनसेशन देता है और बोलता है कि भाई अगले 2 साल तक तू जो है मेरा वाला बिजनेस मत करना, कोई कंपनी बिजनेस मत करना। तो देखो सम एनी सम वेदर रिसीव और रिसीवेबल इन कैश और काइंड, ठीक है, फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी कि भाई तू ये काम मत करना, या फिर फॉर नॉट शेयरिंग एनी इंटेंजिबल एसेट। तो सरकार ने कहा कि जो भी आपको पैसा मिल रहा है कुछ ना करने के लिए वो भी आप क्या है, पीजीपी इनकम मानी जाएगी। तो अपना ये इनकम चार्जेबल अंडर द हेड पूरा हो गया, राइट। एक टॉपिक बच रहा है अपना पेज नंबर 19 पे। लेट्स गो टू पेज नंबर 19। पेज नंबर 19, ऑलराइट। देखो एक टॉपिक करते हैं अपन, अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस फॉर प्रोस्पेक्टिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन मिनरल्स। सेक्शन 35 भी क्या कहता है, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, देखना। इट अप्लाइज टू एन एसएससी हु इज एंगेज्ड इन द ऑपरेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, मतलब मैं ढूंढ रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ या फिर प्रोड्यूस कर रहा हूँ क्या, मिनरल लाइक कोल, लाइमस्टोन, आयरन, जिंक, गोल्ड एक्सेट्रा। मतलब बेसिकली मेरा बिजनेस क्या है कि मैं मिनरल्स को क्या करता हूँ, ढूंढता हूँ, उसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ और उसके बाद क्या करता हूँ, प्रोड्यूस करता हूँ। तो सरकार कहती है अगर आप इस बिजनेस में एंगेज हो तो आपका जो क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर है, क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर का हम आपको डायरेक्शन देंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि भाई क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं। सरकार ने कहा क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली ऑन द ऑपरेशंस रिलेटिंग टू प्रोस्पेक्टिंग फॉर एनी मिनरल, मतलब मिनरल को ढूंढने में जो भी आपने खर्चा करा है वो आपका क्या है, क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर है। देन डेवलपमेंट ऑफ माइन, अच्छा आपने क्या करा, एक माइन बना ली, ठीक है, तो उस माइन को बनाने में जो भी आपका डेवलपमेंट का खर्चा लगा वो भी आपका क्या है, क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर है। इस क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर, अच्छा क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर में क्या इंक्लूड नहीं होता, तो सरकार ने कहा कि भाई एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर, कैपिटल नेचर का खर्चा जिसपे आपको डिप्रिसिएशन 32 में मिल जाता है वो अपना 35 में कवर नहीं होगा, उसका आपको जो है क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर 35 में डिडक्शन नहीं देंगे हम। आपने कोई साइट एक्वायर करी, ठीक है, आपने क्या करा, एक लैंड एक्वायर करा जिसमें से आप क्या करोगे, मिनरल ऑयल निकालोगे। तो सरकार ने कहा कि भाई एक्विजिशन ऑफ साइट या फिर आपने उसको लीज पे ले लिया, राइट्स इन द लीज, तो वो भी जो है आपका बेसिकली क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर नहीं है। देन सरकार सेड एक्विजिशन ऑफ डिपॉजिट ऑफ एनी मिनरल या फिर राइट्स इन सच डिपॉजिट, बेसिकली हो सकता है कि भाई कोई ऐसी लैंड है, लैंड पे पहले से मिनरल क्या हो, जमा हो, तो सरकार ने कहा कि अगर आपने उस डिपॉजिट को पहले से एक्वायर कर लिया तो वो भी जो है आपको क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा। फिर ऊपर देखना एक्सपेंडिचर मेट बाय सरकार, बेसिकली सरकार ने या फिर किसी अथॉरिटी ने कोई एक्सपेंडिचर मीट कर दिया, कौन सा एक्सपेंडिचर, क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर, तो बेसिकली वो आपकी जो है क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, ऑपरेशन से रिलेटेड 100 रुपए का खर्चा करा, 20 रुपए का सरकार ने मुझे सब्सिडी दे दिया, तो मेरा क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर कितना माना जाएगा, 100 माइनस 20 कितना 80, 100 माइनस 20 हो जाएगा मेरा 80। अच्छा देखो क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर आपको कब करना है, तो सरकार ने कहा ईयर ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन, और पिछले 4 साल में आप कर सकते हो। ईयर ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन बोले तो जिस साल आप क्या कर रहे हो, मिनरल्स का कमर्शियल प्रोडक्शन कर रहे हो, और उसके पिछले 4 साल में जो भी आपने क्वालिफाइंग खर्चा करा है उसका हम आपको डिडक्शन दे देंगे। अच्छा डिडक्शन कितना मिलेगा, तो सरकार ने कहा अगले 10 साल में आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिडक्शन दे दिया जाएगा। सो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। कितना डिडक्शन मिलेगा, सो सरकार साइड, गवर्नमेंट साइड 1/10 ऑफ क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर। हमने ये कहा ना कि जो भी आपका क्वालिफाइंग खर्चा होगा वो आपको अगले 10 साल में मिल जाएगा। तो सरकार साइड 1/10 ऑफ क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर करंट ईयर का डिडक्शन आ जाएगा। और इनकम फ्रॉम माइनिंग ऑपरेशंस, इनकम फ्रॉम माइनिंग ऑपरेशन ऑफ ऑल द माइंस व्हिचएवर इज लेस,
तो बेसिकली आपको ये देखना है कि भाई हम आपका लॉस नहीं निकालेंगे, हम आपकी देखेंगे कि माइनिंग से आपकी टोटल माइनिंग से आपकी इनकम कितनी आ रही है, सबको ऐड कर लो और आपका जो है क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर का क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर का पार्ट जो कि है 1/10, तो 1/10 ऑफ क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर या इनकम फ्रॉम माइनिंग ऑपरेशन ऑफ ऑल द माइंस, इनकम फ्रॉम माइनिंग ऑपरेशंस ऑफ ऑल द माइंस व्हिचएवर इज लेस का आपको जो है डिडक्शन दे दिया जाएगा। ठीक है। अब गवर्नमेंट सेड कि भाई एनी शॉर्टफॉल ऑफ करंट ईयर इज एडेड टू द इंस्टॉलमेंट ऑफ नेक्स्ट ईयर। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल समझाते हैं। 1/10 ऑफ क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर आपका बन रहा था 10 रुपए, ठीक है, और आपकी इनकम आ रही थी 9 रुपए, तो आपको करंट ईयर में डिडक्शन कितने का मिलेगा? करंट ईयर में बेसिकली आपको डिडक्शन मिलेगा व्हिचएवर इज लेस का, तो 10 और 9 व्हिचएवर इज लेस का डिडक्शन मिल जाएगा, 9 का डिडक्शन मिल गया। अब मुझे बताओ कि करंट ईयर की इंस्टॉलमेंट कितनी थी? करंट ईयर की इंस्टॉलमेंट थी 10, मैंने 9 का खर्चा तो ले लिया, तो 1 रुपए का खर्चा बच गया ना, तो सरकार ने कहा कि अगर 1 रुपए का जो आपका अनअब्जॉर्ब खर्चा है पिछले साल का, वो अगले साल की इंस्टॉलमेंट में ऐड हो जाएगा। तो देखो क्या दे रखा है, एनी शॉर्टफॉल ऑफ करंट ईयर इज एडेड टू द इंस्टॉलमेंट ऑफ नेक्स्ट ईयर एंड सो ऑन ओनली टिल 10th ईयर, व्हिच मींस जो मेरा 10 - 9 करके 1 आ रहा था, 1 रुपए क्या हुआ, अगले साल की इंस्टॉलमेंट में ऐड हो जाएगा। तो अगले साल जब मैं चेक करूंगा, तो अगले साल कैसे चेक करूंगा? अगले साल की इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? 10 + 1 कितना हो गया? 11। 11 को मैं कंपेयर करूंगा इनकम से और व्हिचएवर इज लेस का डिडक्शन दूंगा। और ये एक्सरसाइज मैं कब तक करता रहूंगा? सिर्फ 10th ईयर तक करूंगा। तो लास्ट मेरा 10वां ईयर है, 10वां ईयर में सब कुछ खत्म हो जाएगा। वही देखो, अमलगमेशन डीमर्जर में रिमेनिंग डिडक्शन किसको मिल जाएगा? अमलगमेटिंग रिजल्टिंग कंपनी को मिल जाएगा। और अगर आप एक क्या हो, एसएससी हो अदर देन कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो आपको जो है डिडक्शन मिलेगा। तो आप जब आप क्या करोगे, 44 एबी के अंदर टैक्स अवॉइड कराओगे। तो जब आप क्या करोगे, 44 एबी के अंदर टैक्स अवॉइड कराओगे, तभी आपको डिडक्शन दिया जाएगा इन केस ऑफ एसएससी अदर देन कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऑलराइट, लास्ट टॉपिक अपना पीजीबी का, अपना पीजीबी पूरा खत्म हो जाएगा इस बार। और वो लास्ट टॉपिक है, ये रहा। तो क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर या स्पेशल प्रोविजंस फॉर डिडक्शन इन केस ऑफ बिजनेस फॉर प्रोस्पेक्टिंग एक्सेट्रा फॉर मिनरल ऑयल। उधर अपन क्या कर रहे थे, मिनरल्स कर रहे थे, उधर क्या है, मिनरल ऑयल है। तो देखो सरकार ने क्या कहा कि भाई मिनरल ऑयल हो गया या फिर पेट्रोलियम या नेचुरल गैस हो गया, तो गवर्नमेंट साइड या आपका अलाउेबल खर्चा क्या होगा? एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर या फिर अबॉर्टिव एक्सप्लोरेशन खर्चा। मतलब बेसिकली आप क्या कर रहे हो, मिनरल्स को एक्सप्लोर कर रहे हो। कमर्शियल प्रोडक्शन चालू करने से पहले आपने क्या करा, एक्सप्लोर करा, ये देखा कि भाई इस जगह पे मिनरल है कि नहीं है, वो वाला खर्चा आपको अलाउ करा जाएगा। ठीक है, वो वाला खर्चा बेसिकली आपको अलाउ करा जाएगा। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा देखना, कमर्शियल प्रोडक्शन चालू होने के बाद जो भी आप खर्चा करते हो किस लिए, मिनरल्स को निकालने के लिए, वो भी हम आपको अलाउ करते हैं। ठीक है। और तीसरा पॉइंट देखना, expenditure to the depletion of mineral oil in the mining area in respect of year in which commercial production is begun and for each succeeding previous year। बेसिकली आप देखो, आपने क्या करा, मिनरल को निकाला, मतलब मिनरल को डिप्लीट करा, तो सरकार कहती है आप क्या करोगे, रिस्टोरेशन भी करोगे, इस साइट का रिस्टोरेशन भी करोगे, नेचर का भी ध्यान रखोगे। तो आपने डिप्लीशन को रिस्टोर करने के लिए जो भी खर्चा करा, वो भी आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा। अच्छा, कितना डिडक्शन मिलेगा वो अग्रीमेंट में दे रखा होगा। ठीक है, कितना डिडक्शन मिलेगा वो आपको अग्रीमेंट में दे रखा होगा। ये एक ऐसा सेक्शन है जो इतना रेलेवेंट नहीं है, कोई भी आपको टीचर पढ़ाता नहीं है, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आईसीएमएट में दे रखा है। और इसमें देखो बता भी नहीं रखा कि भाई आपको अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना मिलेगा। तो बेसिकली अग्रीमेंट के अंदर डिसाइड होता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको डिडक्शन मिलेगा एज पर द मैनर स्पेसिफाइड इन द अग्रीमेंट। फिर देखो, टैक्सेबिलिटी इन केस ऑफ ट्रांसफर, तो अपन ने जो वो पढ़ा था ना, टेलीकॉम स्पेक्ट्रम और टेलीकॉम लाइसेंस का ट्रांसफर पढ़ा था, एक्जैक्टली सब कुछ सेम है। तो इसको मैं इधर से नहीं करा रहा, उधर आपने अगर वो इसी वीडियो में अपन ने पढ़ा था, टेलीकॉम स्पेक्ट्रम में टेलीकॉम लाइसेंस को जब आप बेचते हो तो किस तरह से वो टैक्सेबल होता है, तो एक्जैक्टली सब कुछ सेम है इधर। वही अमलगमेशन के केस में क्या होगा, अमलगमेटिंग या फिर डीमर्ज कंपनी को जो है डिडक्शन मिल जाएगा। तो अपना पीजीपी फाइनली पूरा खत्म होता है, राइट। अच्छा, एज डिसाइडेड आपका पीजीपी मैंने पूरा करा दिया। नो डाउट आपको जो है थोड़ा टाइम दिया मैंने, 5.5-6 घंटे आपके लिए, लेकिन 5.5-6 घंटे में आपको मैंने बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करी है। 6 घंटे में पूरा पीजीपी बेस्ट नोट्स के साथ, बेस्ट क्वालिटी एक्सप्लेनेशन के साथ, आपको कहीं पे भी फिलहाल अवेलेबल नहीं होंगे यूट्यूब पे वीडियोस। सो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। ये वीडियो को जरूर लाइक करना, जो एंड तक पहुंचा है बिल्कुल मेरे को सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड कमेंट सेक्शन में ये डालना कि हम एंड तक पहुंचे, ताकि मुझे पता चल सके भाई कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लिटरली वीडियो को फॉलो कर रहे हैं। ऑलराइट गाइस, सो अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।